एक बेसिकली जियो वॉरफेयर टेक्निक्स होती हैं। तो मतलब यहाँ पे एक ब्रिटिशर्स का एक्सपीडिशन आ रहा था, तो ये नॉर्थ पोलो में हमारे को ऐसे ही था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अब तो वहाँ पे काफ़ी हट्स वगैरह बन गई हैं आर्मी की, और काफ़ी बाजार भी बन गया। लेकिन जब अर्ली डेज थे इसमें यहाँ पे तो पहली बार यहाँ पे ब्रिटिशर्स का एक्सपीडिशन आ रहा था, तो जॉइंट इंडिया आर्मी और उन्होंने एक्सपीडिशन यहाँ पे वो करना था, ट्रेनिंग। तो हमने सोचा कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे इनको हम पानी पहुंचा सकते हैं। और वो उनके हट्स बन रही थी यहाँ पे, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनने थे 2-3 महीने के अंदर। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे एक ग्राउंड वाटर को डेवलप किया। तो ये ड्रिलिंग हो रही थी, और यहाँ पे हमने ये खारदुंगला ऊपर की जो रेंज है, और तो ये पिछला रिकैप था कि जैसे कैसे कसौली में मैं फॉसल्स में इंटरेस्टेड था, कैसे जियोलॉजी में आया, और कैसे हमने ये एक अनफॉसिलिफरस, अभी भी आप पढ़ते होंगे कसौली फॉर्मेशन है, वो अनफॉसिलिफरस है। लेकिन अब मेरे ख्याल से इस बार वो प्रोफेसर रविंदर कुमार सर के साथ ये जो लेटेस्ट एडिशन आएगा उसमें जितनी भी फॉसल्स हमने दिखाए हैं उनके कुछ अंश आपको उसमें दिखेंगे। एंड कसौली विल बी नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, मे बी जब लेटेस्ट एडिशन आ जाएगा तो उसमें वो फॉसिलिफरस हो जाएगा। अब जब मैं ये कर रहा था तो मैंने फिर वो पीएचडी के लिए एमएससी के बाद एनरोल किया। अब मेरे पास कोई स्कॉलरशिप नहीं थी उस टाइम, तो जो मेरे प्रोफेसर थे उन्होंने कहा, उस टाइम एडवर्टाइजमेंट आई थी कि हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की एक नौकरी निकली है हिमाचल गवर्नमेंट में, एंड दे वर गिविंग 82 रुपीज 80 पैसा पर डे। तो ये उस टाइम हमारे लिए बहुत था, क्योंकि हमारे को हमारा मंथली खर्चा हॉस्टल में जो आता था पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो कोई 500 रुपये के करीब आता था। तो ये ऑलमोस्ट लाइक 2500 रुपीज़ थे। तो हमारे को लगा कि हम तो राजे बन गए हैं। तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे ये ऊना में हमारा इंटरव्यू हुआ, तो जितने भी लड़के गए थे हम सारों का सारी सिलेक्शन हो गई थी वहाँ पे। अब जब हमने ग्राउंड वाटर के बारे में एमएससी जब तुम कर लेते हो, तो बेसिकली क्या होता है कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट जियोलॉजी इन प्रैक्टिकल लाइफ, और वही हमारे साथ भी था, कोई हमारे को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। अब अपॉइंटमेंट लेटर हमारे को मिल गया, और नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई वाज आस्क्ड टू लीव टू भोटा। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ था, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जियोलॉजी का मैं बता रहा हूँ क्या होता है। तो आपको उस टाइम ये नहीं बताएंगे कि आप एमएससी करके आए हो, आपको कोई ट्रेनिंग है कि नहीं है। उस टाइम इतना प्रेशर था गवर्नमेंट के पास कि हमारे को सिर्फ पानी डेवलप करना है, तो आप सीधा जाओ वहाँ पे। और अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के होते हैं, जो जितनी भी आप जब अगर बाई चांस हाइड्रोजियोलॉजिस्ट बन गए या एज अ जियोलॉजिस्ट जाओगे, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट में जाओगे, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो उसमें क्या होता है कि जो इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स डोमिनेट करते हैं बेसिकली ये सारी की सारी वाटर सप्लाई स्कीम्स। अब पब्लिक अगर रोड्स में जाओगे तो आप वहाँ पे भी इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स डोमिनेट करते हैं। और अब ये एक पहली बार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ड्रिलिंग माउंटेन्स में ड्रिलिंग अगर देखा तो फिर थोड़ा टाइम नहीं मिला था मेरे को, तो मैं भुट्टा में डायरेक्ट अगले दिन मेरे को जाना था और मैं चला गया। अब जब मैंने वहाँ पे थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ने की कोशिश की या उनसे पूछा, तो जो भी मतलब अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में उस टाइम अमेरिकन और यूरोपियंस काम कर रहे थे, इंडिया में ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन उनका ज़्यादा जॉइंट वेंचर उनके साथ ही रहता था। तो वो भी यही बोलते थे कि इंटर माउंटेन वैली रीजन्स में तो आपको पानी मिल जाएगा, पर माउंटेन्स में पानी नहीं, दे आर डिवाइड ऑफ, बिकॉज ऑफ उनकी क्लासिफिकेशन कुछ ऐसी रहती थी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के पास गए, वहाँ पे भी इनके पास भी यही एक रीज़न था कि माउंटेन्स में पानी नहीं है। अब मेरे को वहाँ पे जब मैं गया हूँ तो ये प्रश्न मेरे को पता नहीं था पहले, धीरे धीरे ये पता लगे कि ये एक, जब मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हुई तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ जाके मैं साइट पे गया। तो वहाँ पे जब मैं गया तो पहली बार मतलब वो मेरे लिए एकदम यूनिवर्सिटी लाइफ से एकदम ट्रांसफॉर्मेशन था सारा, बिल्कुल ही एकदम अजीब से। बस वहाँ पे गए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से उसने गाड़ी में बिठाया, हम पहुँच गए साइट पे। जब साइट पे गए वहाँ पे, तो मैं भी पहली बार ये ड्रिलिंग रिग देख रहा था कि होती क्या है ड्रिलिंग रिग। और
कोई ट्रेनिंग नहीं थी ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन में, सिर्फ एक एमएससी की डिग्री आपके पास, उसके बेसिस पे आपको नौकरी मिल गई। और आई वाज आस्क्ड कि भैया ये, मैंने पूछा ये है क्या, ये कहते हैं ड्रिलिंग रिग है और इतनी सारी जनता खड़ी है, वहाँ पे एमएलए थे, लोकल प्रधान और सब गांव वाले खड़े हुए हैं। और आई वाज आस्क्ड कि भाई आप आइडेंटिफाई कीजिए साइट। मैंने कहा किसके लिए? कहते हैं आप हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं भैया, अब आप आए हैं तो आप बताएंगे साइट कहाँ पे है और उसके बाद ये ड्रिलिंग शुरू होगी। तो दिस वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर कि अब आप जियोलॉजिस्ट देखिए कितना अहम रोल प्ले कर सकता है। उस गांव में कम से कम, ये मैं 93 की बात कर रहा हूँ, तो कितने साल आज़ादी को हो गए हैं। पहले ये स्प्रिंग सोर्सेज के आसपास होते होंगे, थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ गई तो इनकी पानी की प्रॉब्लम्स माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, अभी भी है, अभी भी मतलब प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लम्स हैं पानी की। लेकिन तो मेरे को जब इन्होंने बोला, मैं एकदम परेशान हो गया। अब ये भी नहीं बोल सकते हो कि तुम एमएससी करके आए हो और तुम्हारे को कुछ नहीं आता जाता और तुम्हारे को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। और ट्रेनिंग के नाम पे क्यों था? क्योंकि ये सारा पहला प्रोजेक्ट हो रहा था हिमाचल में ग्राउंड वाटर का, तो अब उसमें तुमने क्या करना है। तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने कहा अब ये भी नहीं बोल सकता मेरे को कुछ नहीं आता जाता। तो मैंने वहाँ पे सबसे पहले क्या किया, देखा उसको ध्यान से, वो सारे एमएलए से मिल के, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं देखता हूँ। तो जो वो साइड थी उससे नीचे एक स्ट्रीम बह रही थी, तो मैंने कहा मैं नीचे उतर के सारा क्रॉस सेक्शन देखता हूँ सारा। तो जब क्रॉस सेक्शन देखा, वहाँ पे वो अपर शिवालिक फॉर्मेशन थी, मतलब उस टाइम तो ये भी नहीं पता था शिवालिक क्या और अपर शिवालिक क्या और ये क्या है। तो मैंने देखा बोल्डर्स, कॉन्ग्लोमरेट्स और फिर थोड़ा सैंडस्टोन के बेड्स थे और ऐसे ऐसे करके था, और एक नीचे स्ट्रीम बह रही थी, उसके ऊपर एक स्प्रिंग सोर्स भी था। तो मेरे को 1-2 घंटा मैं नीचे घूमता रहा, फिर मैं ऊपर आया और मेरे को लगा यार अगर यहाँ से हम ड्रिल करते हैं और ये स्ट्रीम यहाँ पे बह रही है, तो अगर हम इसको एनकाउंटर कर लेंगे तो शायद हमारे को पानी मिल जाए। ये सिंपल सा लॉजिक लगा के मैंने वहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट स्ट्रीम के साथ उसको एनकाउंटर करना था, तो वो उस लॉजिक के साथ हमने ये ड्रिलिंग स्टार्ट की। अब शाम तक मेरे को वो पूछ रहे हैं कि भैया कब आएगा कब आएगा, और जब हमने एंटिसिपेट किया था, मैंने कहा 200, 150, 200 फुट है तो मतलब मिल जाना चाहिए इतने में पानी। तो जब ये अप्रोक्सीमेटली पूरा दिन ड्रिलिंग चलती रही, तो शाम तक ये एक 175, 165 पे हमारे को पानी मिल गया और 175 के करीब बहुत अच्छा पानी मिल गया। और वहाँ पे फिर हम हीरो बन गए, मतलब पूरे गांव वाले खुश हो गए, एमएलए खुश हो गए वहाँ पे। मैंने कहा वाह यार, एक जियोलॉजिस्ट, मतलब अंदर मेरे दिमाग में ये आ रहा कि मतलब ये तुक्का था, लेकिन कैसे तुम एक जियोलॉजिस्ट एक पूरे एक ऐसा रिसोर्स दे सकता है जो एक लाइफ गिविंग रिसोर्स है, और कैसे वो एकदम चेंज कर सकते हो तुम उसमें। और फिर इसी को मैं अगली साइड गई, तो उसमें भी यही था। तो हम इतने ज्यादा इनग्रॉस हो गए, फिर 3-4 साइडें ऐसी गई और सब में थोड़ा सा मैं देखता था, मेरे को लगा यार, और फिर सब जगह पानी निकलना शुरू हो गया। और मैं वहां पे मतलब एकदम ऐसे बन गया जैसे इंस्टेंट हीरो है जी, आ रहा है जहाँ पे भी पानी बता रहा है वहां पे सब पानी निकल रहा है। लेकिन अंदर मेरे को पता है कि हमारे को कोई, हम सिस्टमेटिक तरीके से तो कर नहीं रहे हैं, बस एक तुक्के बंदी से कर रहे हैं। अब ये सिलसिला चलता रहा। फिर क्या हुआ, अब लोगों की नज़र में तो मैं उसी टाइम एमएलए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की, यहाँ पे यार कितने सालों से पानी नहीं निकल रहा था और इसने आया और इतनी जल्दी जल्दी पानी निकल गया। तो मतलब क्या है कि जियोलॉजिस्ट कैसे एक रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज आ जाए, और आप इंस्टेंट हीरो बन सकते हो अपने उसमें, कम्युनिटी में भी, लोगों के लिए पानी देने में भी, और एक अपनी इकोनॉमी में कैसे डायरेक्टली तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब ऐसा लगने लगा कि ये ग्राउंड वाटर चेंज कर सकता है पूरी की पूरी वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स को। भोटा बस स्टैंड, मतलब ये मेरा चौथा या पांचवा बोर होएगा, भोटा की जगह उसी डिवीजन में थी। अब मेरे को लगा यार ये तो बहुत आसान है, तो मैंने कहा यहाँ पे उन्होंने पूछा भोटा बस स्टैंड के पास बोर्ड लगाना। मैंने कहा यार तुम ऐसा करो, यहाँ पे लोग यहाँ पे बस स्टैंड में रहेंगे तो तुम इसके आसपास लगा लो, और
जब उनको जरूरत होगी तो ये पानी यहीं से भर लेंगे। बाकी वहाँ रेन शेल्टर था, उसके पास मैंने साइड देखे, और उतनी देर में मैं देख ही रहा था तो ऊपर मेरे को ना पहाड़ी के ऊपर एक किला नजर आया। तो ये, इसको वहां पे पंच सिंगों का किला बोलते हैं, भुट्टा के ऊपर। पर ये वो फोटोग्राफ नहीं है, ये एक और की है। लेकिन इस वो भी ऐसे ही किला था, लेकिन हमने क्या किया कि जब ये देखा तो मेरे को एकदम आया यार उस टाइम, क्योंकि मैं फिर रात दिन पानी के बारे में ही सोच रहा था। अब एकदम फॉसिल से ट्रांसफॉर्मेशन होके तुम इसमें आ गए हो पानी में, और फिर इतना ज्यादा तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। तो मैंने देखा कि एकदम एक ख्याल आया कि इतनी पीक के ऊपर एक तो फोर्ट बना हुआ है ये। अब मेरा अगर वहां पे लेवल होगा अराउंड 500 मीटर्स, तो ये होएगा कम से कम 2000 मीटर्स ऑफ द मीन सी लेवल, मतलब 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर का फर्क था इसके इसकी एलिवेशन में और जहाँ पे हम बोर कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में आया यार मैंने अब ये जाना है इसके ऊपर, मैंने देखना है कि यहाँ पे ये जो पुराने फोर्ट था, तो एकदम कोई प्रश्न आया कि इसमें कैसे हम अ, पानी को निकाल सकते हैं। तो मैंने देखा कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। ऊपर चढ़ते गए हम, ड्रिलिंग वहाँ पे नीचे हमने रिग लगा दी, उसको 1-2 घंटे लगते हैं रिग को अलाइन करके ड्रिलिंग को स्टार्ट करने में। तो मैं ऊपर चला गया, एक और साथी को लिया। जब थोड़ा ऊपर चढ़ गए तो लोग यही बोले थे पास है, लेकिन हमारे को 3-4 घंटे लग गए इसको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो रास्ते में एक बुजुर्ग सा आदमी मिला, उससे पूछा कि ये जो किला है इसमें पानी है क्या? तो उसने बोला कि भाई हाँ, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि इन किलों में कुएं थे, लेकिन जब ये ब्रिटिशर्स आए तो गोरखा की हमारी लड़ाई हुई थी इनके साथ, तो बेसिकली जो गोरखास थे ये नेपाल से आए थे, इन्होंने ये सारे फोर्ट्स बिल्ड किए थे, इनके पास फोर्ट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज थी। और ये काफी हिमालयन किंगडम्स में इनके ज्यादातर फोर्ट्स इनके बनाए हुए हैं, और सारे के सारे फोर्ट्स में इनका कब्जा था, और इनकी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब सबसे पहले तो जब आप एक जियोलॉजिस्ट की तरह सोचने लग पड़ते हो और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वहां पे देख रहे थे, तो एक पीक है ये। अब पीक क्या मतलब है, क्योंकि अगर ये फोर्ट है तो अगर कहीं और जगह में होएगा तो एनिमी इस पे कब्जा कर लेगा, तो इन्होंने टॉप ऑफ द हिल बनाए हुए थे ये। तो एक सबसे बड़ी प्रश्न आ जाती है जब टॉप ऑफ हिल में, तो और यहाँ पे सारा जैसे कांगड़ा का अर्थक्वेक भी पड़ा होगा 1904 में जब आया था, तो उनको भी उस अर्थक्वेक को भी इन्होंने विथस्टैंड किया है। कोई इसमें ज्यादा आप समझ सकते हो कि डैमेज नहीं हुआ था इनको। इन्होंने इस फोर्स ने जितने भी, मैंने फिर बाद में भी विजिट किए, इन्होंने सब में वो था। और जब हम ऊपर पहुंचे तो वाकई 2 कुएं थे। वी वर एबल टू ट्रेस आउट, वहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी थी, कैपिलर पत्थर डाल दिए थे, लेकिन फिर भी कैपिलरी एक्शन के साथ पानी आ रहा था। हमने कोई 4-5 घंटे वहाँ पे बिताए इन सारे प्रोसेस में, किले में। और वी वर सो हैप्पी कि वो आर्किमिडीज वाली फीलिंग आ रही थी कि यार हमारे एंसेस्टर्स कितने स्ट्रॉन्ग थे, उनकी नॉलेज कितनी स्ट्रॉन्ग थी। नो रिमोट सेंसिंग, नो जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशंस, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जो स्ट्रक्चर्स थे, उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस थी, क्योंकि देखो एक लड़ाई जो जीती जाती है वो जियोलॉजिस्ट के बदौलत जीती जाती है कोई भी। अगर आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, अब मैं आर्मी के साथ मैं 20 सालों से पीछे काम कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उनकी जो लोकेशन ही बड़ी, एक फ्लड आता है तो फ्लड में ही 2010 के फ्लड में ही उनकी मतलब काफी नुकसान हो गया था, क्योंकि वो लोकेशंस आज की डेट में सारी वो पिकनिक स्पॉट्स हैं, लेकिन एक जियोलॉजिस्ट के नजरिए से वो लोकेशंस नहीं बनाई जाती। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग था कि ये जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने फिर, एक तो जियोलॉजिस्ट है, ऊपर से वो उसको हाइड्रोजियोलॉजिस्ट बनना है, क्योंकि वो पानी उसको ढूंढना है। और पानी में क्या है कि वो उस टाइम ड्रिलिंग रिग्स तो है नहीं कि आप 300 फीट ड्रिल कर दोगे, तो आपको शैलो डेप्थ पे पानी ढूंढना है। और शैलो डेप्थ कितनी है? 20 से 25 फुट, उससे भी कम में आपको, और 24/7 वाटर देना है। और जब हमने ये सारी की सारी प्रक्रिया मैं देख रहा था, मैं समझ रहा था, तो मैं इतना एक्साइटेड था कि अरे भैया, बेशक आज की साइंस के पास एक्सप्लोरेशन का ग्राउंड वाटर इन द माउंटेन्स के लिए कोई जवाब नहीं है, दे कंसिडर टू बी डिवाइड ऑफ इट, बट हमारे एंसेस्टर्स के पास इसका बहुत जवाब था। फिर मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की कि लिटरेचर क्या रही होगी, तो मेरे को कुछ मिली नहीं, क्योंकि वो सब
अब वो बनाते थे, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर था, वो कैसे उन्होंने बनाए ये सारे फोर्ट्स, क्या आइडिया था उनका पीक पे बनाने का, और कैसे वो सिस्मिक इतने बड़े बड़े हैं, ये 3-3 मंजिल के, 3-3 या 4-4 मंजिल के भी ये स्ट्रक्चर्स हैं सारे, लेकिन वो फिर भी अर्थक्वेक 1904 के अर्थक्वेक या जितने भी अर्थक्वेक और भी आ रहे हैं उसमें भी ये कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुए। तो ये सारे के सारे प्रश्न वो भी सब चल रहे थे। फिर हम नीचे पहुंचे शाम को, बड़े खुश हम नीचे पहुंचे, तो जब हमने ड्रिलिंग साइट देखी, 300 फीट ड्रिल कर चुके थे वो, और एक ड्रॉप भी पानी का नहीं था। दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट। आई वाज सो फ्यूरियस, क्योंकि 300 फुट का ड्रिलिंग का मतलब होता था तब 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा गवर्नमेंट का। तो मेरे को लगा जैसे मेरी जेब से निकल गए हैं यार, और मैं आई हैव नॉट बीन एबल टू फुलफिल माय ड्यूटी। आई हैव फेल्ड एज अ जियोलॉजिस्ट। 3-4 वो तुक्के से निकल गए थे, लेकिन जहां पे पानी निकलना चाहिए था ऊपर मेरे पानी निकला हुआ था, 1 किलोमीटर ऊपर पानी निकला हुआ है, 1000 मीटर्स के करीब, और यहाँ पे आके हम जस्ट फील। उस दिन के बाद मैंने कहा ये ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोरेशन का तरीका इतना आसान नहीं है, वी हैव टू वर्क, वी हैव टू फाइंड सम। तो उसके बाद मैंने जितने भी फोर्ट्स थे वहाँ पे हिमालयस में सारे विजिट करने शुरू किए। सब में पाया मैंने, ये मलौन के फोर्ट है जहाँ पे लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के साथ, और बिलासपुर के राजा और इसकी साथ लास्ट लड़ाई थी 1800 में। तो इसके ऊपर भी वो लिखा हुआ था, इंस्क्राइब थी। अब आज की डेट में ये सारा का सारा उठा के ये गोरखा वालों ने, इसके बाद जब हमने ये आर्टिकल पब्लिश किया था, तो वो सारा उठा के उन्होंने सबातू में ले गए हैं इन तोपों को। लेकिन कैसे अंग्रेजों ने चढ़ाई थी और ये बम्बार्ड किया था, उसके बाद हिमालयन किंगडम था और ये गोरखा रेजिमेंट की स्थापना हुई थी, और जितना भी हिमालयन किंगडम था ये ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था। वो अलग चीज आ जाती है। अब मेरे दिमाग में हमेशा यही चल रहा है कि अब जब मैं ड्रिलिंग कर रहा हूँ तो मैं बहुत एप्रीहेंसिव हो गया हूँ, क्योंकि फेलियर भी मेरे सामने था। 3-4 सक्सेस भी बोर हो जाते थे, लेकिन एक सक्सेस फेलियर भी था। लेकिन जब आप ट्रेडिशनल उसमें स्ट्रक्चर में जा रहे हो, जो मैंने स्टडी किए सारे, तो उनका सक्सेस रेट 100% है। फिर मैं NGRI में गया, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में, 1 महीने की ट्रेनिंग में गया। लेकिन वहां पे भी मैंने देखा कि अगर 60-70% सक्सेस रेट है तो वो उसको 100% मान लेते हैं। मतलब अगर आप 10 बोर कर रहे हो, 7 बोर आपके सक्सेस हैं, 3 बोर फेल भी हो जाते हैं, या 2 बोर फेल हो गए, तो आपको मान लेते हैं नहीं यार इतना तो एक्सेप्टेड है। और रिमोट सेंसिंग में मान रहे थे कि ये रिमोट सेंसिंग यूज हो सकता है, लेकिन हिल्स के लिए वो जो लिनियमेंट्स हैं और जो स्केल था वो बहुत कम है। तो उसमें हमारे को कोई ये एक्चुअली देखा गया तो कुछ भी हमारे को ना तो रिमोट सेंसिंग से फायदा हुआ और ना ही जियोफिजिकल रेजिस्टिविटी सर्वे से फायदा हुआ। तो ये दोनों टेक्निक्स भी हमारे पास थी, इसका भी हमने कोर्स किया सारा, बहुत टाइम इस पे भी हमने लगाया, लेकिन इसके रिजल्ट्स कुछ भी कंड्यूसिव नहीं थे। क्योंकि अगर इफ यू प्लानिंग टू डू समथिंग विद जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ये रेजिस्टिविटी सर्विस, तो आपको होमोजेनिटी चाहिए सारे। वो आपको होमोजेनियस स्ट्रक्चर्स आपको हिमालय में मिलेंगे नहीं, वहाँ पे 10 फीट के बाद वेरिएशन आ जाता है लिथोलॉजी में। तो आपके पास अब क्या हुआ, तो ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी हमारी। फिर हमने देखा, उसको स्टडी किया, जितने भी ये विलेजेस हैं ये एंशिएंट टाइम्स में क्या था, स्प्रिंग्स के आसपास लोकेटेड रहते थे, और जो फोर्ट्स बने थे ये टॉप ऑफ द हिल बने थे और कुछ नीचे भी बने थे, तो ये शैलो वेल्स में बने थे। तो आपके पास जो वाटर की नॉलेज थी वो ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रांग थी, और वो और इतनी स्ट्रांग थी कि मतलब बस फिर यही लगा कि आपको इन्हीं फोर्ट्स में ही आंसर मिलेगा अपनी रिसर्च का। तो हमने फिर सारा का सारा दौरा से इनको विजिट करके क्या किया कि किन किन पैरामीटर्स को लेके उन्होंने ये डिस्कवर किए थे, और वो सारे एनालाइज करने शुरू कर दिए। और वहाँ पे ड्रिलिंग भी चलती रहती थी, क्योंकि वो स्टॉप नहीं कर सकते थे। अब फिर पर ये हो गया था कि मैंने जब भी अब एक्सप्लोरेशन करते थे, हम वहाँ पे साइड लेते थे, तो हम एक चीज का ध्यान रखते थे कि जो पैरामीटर्स हमने वहाँ पे निर्धारित देखे हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे, पुराने हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, उन्हीं पैरामीटर्स को हमने लेके गया। और कैसे ये फिर एंशिएंट साइंस जो थी हमारी हाइड्रोजियोलॉजी की, इंजीनियरिंग की, और सिस्मिक स्टडीज की, वो कैसे एनालाइज करते थे कि यहाँ पे जो इतना इम्पैक्ट सिस्मल, तो ये सारे के सारे हमने एनालाइज करके ये जानना चाहा कि फिर साइंस कैसे डाई आउट हो गई है। तो फिर यही एक रीजन लगा कि जो हमारे पुराने लोग थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था उस टाइम,
तो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम होती थी। आज आप दिल्ली में बैठे हो, आप बोलोगे 500 किलोमीटर से पानी चाहिए मेरे को, 200 किलोमीटर से पानी चाहिए, और आप ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, पंपिंग के द्वारा, जैसे चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ तो यहाँ से 25 किलोमीटर के कजौली वाटर सप्लाई स्कीम से हमारे को यहाँ से पानी आ रहा है, और यहाँ पे चंडीगढ़ के सिटीज बस रही हैं यहाँ पे, और हम लाविशली यूज कर रहे हैं पानी को। दिल्ली में भी आपका ऐसे ही हाल है। तो फिर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अंग्रेज लेके आए, बेसिकली उन्होंने मलावन की लड़ाई में और ये गोरखास को हरा दिया, तो वो वापस चले गए, या कुछ यहाँ पे आके वो गोरखा रेजिमेंट यहाँ पे बन गया और वो सेटल हो गए। पर दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग, वो लैंग्वेज की कम्युनिकेशन होगी अपना, यहाँ पे जितने भी हमारे भी फोर्ट्स थे वहाँ पे, तो वो सारी ग्रेजुअली जो पानी वाले बाबे जिनको बोल देते थे हम, या पानी वाला बाबा बोल के छोड़ देते थे, जो बैठे बैठे ही बता देगा तू वहां जाके उस पेड़ के नीचे खोद दे, ऐसे भी बंदे अभी भी हैं। वो सारे के सारे कहीं ना कहीं लुप्त हो गए। वो जैसे आज की डेट में आयुर्वेद और एलोपैथी की लड़ाई हो रही है, उस टाइम ये हो रहा था कि जो ट्रेडिशनल हमारे साइंसेस थी वो डाई आउट हो रही थी, और कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और पंपिंग मशीनरीज रिप्लेस कर रहे थे, पाइपलाइंस आ गई थी हमारे पास, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पंपिंग आ गई थी, तो कैसे ये सारे के सारे इन्होंने हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल वाटर सप्लाई स्कीम्स थी इनको खत्म कर दिया। तो कुछ कई सालों में ये लगे होंगे, ये हजार साल, 500 500 600 साल कई फोर्ट्स पुराने हैं। तो वो सारे के सारे जो बंदे थे वो भी डाई आउट हो गए, और वो सारी की सारी हमारी ट्रेडिशनल साइंस कहीं ना कहीं लुप्त हो गई। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। अब अंग्रेज आए तो इन्होंने कसौली और शिमला को अपना, कसौली फर्स्ट कैंटोनमेंट थी, फिर शिमला इन्होंने अपना समर कैपिटल बना दिया। तो जब भी ये बनाते थे, फिर मैं दार्जिलिंग में भी मेरे को इन्होंने बुलाया था, वहाँ पे भी 3 दिन के बाद, आज भी पानी 3 दिन के बाद मिलता है वहाँ पे भी। तो मैंने सारी ये वाटर सप्लाई स्कीम्स इनकी स्टडी की, तो एक ही चीज पाया कि ये बहुत सिस्टमेटिक था, और इंडस्ट्रियल पंपिंग के कारण ये सारे के सारे स्प्रिंग सोर्सेज को टैप करके ऊपर टाउन्स तक पहुंचाते थे। और वही एक था शिमला में भी, और ये कसौली में भी, दार्जिलिंग में भी यही देखा मैंने। तो पर इसका एक चीज थी, जब तक ये ग्रेविटी फील्ड था और ये इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन अब जो है वो ऑग्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर हो चुका है इनको करना, इन वाटर सप्लाई स्कीम्स को, जो सरफेस वाटर बेस्ड है या स्प्रिंग वाटर बेस्ड है, और जो पंपिंग इन्वॉल्व है जहाँ पे अब जैसे कसौली जैसी स्कीम को ही 28 करोड़ रुपया चाहिए इनको 6 लाख लीटर पानी देने के लिए, और ये चल रहा है, ये अभी मेरे ख्याल से 20-30 सालों से चल रहा था, तब ये 4 करोड़ था, अब ये 28 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन इनके पास सोर्स ही नहीं है, क्योंकि वो किलोमीटर्स तक ये ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, उसमें कई विलेजेस इन्वॉल्व हैं, जो जहाँ से भी आप पाइपलाइन लेके जाओगे तो विलेज वाले बोलते हैं हमारे को भी पानी दो, तब हम आगे ले जाने देंगे पाइप। तो वो बहुत जियो पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है। तो इसमें सारों में हमने एक सॉल्यूशन देखा कि अगर इसमें फिर अगर आप रियलिस्टिक एस्पेक्ट में जाओगे तो वाटर बहुत सब्सिडाइज है। अगर हम इसकी कॉस्टिंग एक्चुअल निकालने चाहेंगे हर चीज में, तो कई कई जगह 82% सब्सिडी मिल रही है, 76% सब्सिडी मिल रही है। और अगर आपके दिल्ली में भी जाओगे आप, तो अगर पानी आप यूज कर रहे हो तो बहुत जुडिशियली यूज करना पड़ेगा। एक तरफ तो आप 20 रुपए का मिनरल वाटर 1 लीटर का खरीदते हो, और एक तरफ आप 5 लीटर एक टाइम में शिफ्ट में कर देते हैं। तो फिर इन्होंने अब पहाड़ी एरियाज में बहुत ज्यादा रैशनिंग हो चुकी है वाटर में। जो कसौली में मैं रहता हूँ वहां पे भी तीसरे दिन पानी आता था। अभी दिल्ली में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, आप देखोगे कि यमुना आपके पास बह रही है, लेकिन आप लोगों ने सारे ही उसको पोल्यूट कर रखा है। तो एक जियोलॉजिस्ट का ये बहुत अहम रोल प्ले हो जाता है कि आप जागृत करना, एक क्रूसेडर की तरह लड़ना। अब रिवर्स को कैसे आप पानी आप करोगे ये सारा, और ये ब्लैक वाटर्स बन चुके हैं सारे दिल्ली के आपके, और आप पानी के लिए 400-400 किलोमीटर के से वहां से पानी लेके आना चाह रहे हो। तो ये बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि क्यों हमारे को ये सोचना है पानी के बारे में, चाहे वो प्लेन्स के बारे में, चाहे वो हिल्स के बारे में हो। अब अगर आप पहाड़ों के बारे में सोचेंगे तो ये रवीश जी ने भी ट्रैवल किया होगा सारा, तो ये देख रहे हैं कि मैं जितनी मेरी स्टडी रही है तो हिमालयस में ग्लेशियर सारे खत्म हो चुके हैं, और हो चुके हैं, और जो बचे कुछ हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। और इससे फिर वो ड्रॉट्स, फैमिन्स, ये तो चलो वहीं से लिए। लेकिन अभी मैं पिछली बार गलवान में गया हुआ था
ये जो पिछली वो लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, जो क्लैश हुआ था हमारा, तो मैं वहाँ से तानसे से गलवान, और गलवान से आगे चुमताश, और चुमताश से आगे वहाँ पे दौलत बेग ट्रैक जंक्शन, और ये दौलत बेग काराकोरम तक। तो सब जगह मतलब वहाँ पे डेजर्ट है, और सर्दियों में क्या हाल होते हैं, पानी के बगैर कैसे कैसे रह गए हैं। और वहाँ पे हमने ये अनुभव किया कि पानी के कारण वो ओल्ड सिल्क रूट का पार्ट कैसे वो खत्म हो गया वहाँ पे। और मंगोलियन कैमल्स थे वहाँ पे, नुब्रा में अभी तक हैं। तो ये सारे के सारे सब पानी से रिलेटेड चीज़ें बहुत अहम हमारे को नज़र में आई। और वही चीज़ हमने देखा कि 2010 में वहाँ पे फ्लड में था, तो इंसिडेंटली मैं भी उस बिल्डिंग में जहाँ पे मैक्सिमम चोगलम सर में मैं रहता था, तो वहीं पे फ्लड आया। पूरी रात हमने कैसे बिताई, जितने भी आपको विजुअल्स आए थे उस टाइम इंडिया टुडे में, या जितने भी टीवी चैनल्स में, सारे मैंने पूरी वीडियोग्राफी उस टाइम की थी। और फिर हमने एक रिपोर्ट सबमिट की थी ये डिजास्टर मैनेजमेंट को, कि कैसे ये सारा क्यों फ्लड्स आए। क्लाउड बर्स्ट कोई फिनोमिना नहीं होता, ये सारा जियोलॉजिकल फिनोमिना था, ये मेगा जियोलॉजिकल इवेंट था। और कैसे कैसे ये हुआ सारा, तो ये वो कभी और मैं बात करूंगा उस पर अगर चाहोगे। तो ये सारा का सारा देख के, और उस टाइम ये जो फ्लड आ गए थे, तो इंस्टेंट सॉल्यूशन क्या था सबसे ज्यादा, जब भी कोई फ्लडिंग एक्टिविटी आती है, सब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, या कोई ट्रेजेडी होती है, तो उस टाइम सबसे ज्यादा एसेंशियल सर्विसेज हैम्पर हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे 10 से 11 फीट का क्रस्ट एकदम वो डिब्रीज एक्यूमुलेट हो गई थी, जितने भी वाटर बॉडी थी सारी वो हो गया था। तो हमने इमीडिएटली within maybe 10 or 15 days we installed about 10 or 15 whatever hand pumps, explored sites in शे, जितना भी शेख में, निमो में, और ये जितने भी एरियाज थे ईगू पे, वहाँ पे जाके हमने सारा एक्सप्लोर किया ग्राउंड वाटर, और इमीडिएटली डेवलप किया सिविल पॉपुलेशन के साथ भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, और आर्मी के साथ भी। और हमने पूरा एक इमीडिएटली वाटर सिस्टम जल्दी से जल्दी उसको रिइंस्टेट कर दिया। वो कैसे किया, क्योंकि ग्राउंड वाटर इमीडिएटली हमने जहाँ जहाँ हमने एक्सप्लोर किया वहाँ मिल गया। और इस तरह से दिस इज हाउ वी कैन एज अ जियोलॉजिस्ट भी प्रैक्टिकली अपनी जो साइंस की जो हमारी नॉलेज है उसको हम यूज ला सकते हैं हर हर मूवमेंट पे, देख रहे हैं। तो अब मेरा ये सारा, ये तो बीच में बीच में आ गया था, लेकिन जब मेरा ये सारा चल रहा था, तो भुट्टा के बाद एक ही मेरा मिशन रह गया था फेलियर के बाद, कि मैं कैसे एक टेक्निक डेवलप करूं जो मेरी अपनी नहीं थी, वो सिर्फ मेरे को अपने ट्रेडिशनल जो मेरा विजडम था कहीं पे लुप्त हो गया था, उसको मेरे को रिजुविनेट करना था उस टेक्निक को। तो मेरे को उसी 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 भावना के साथ अब मेरा डायरेक्शन, जैसे इसने अविरल बोल रहा था कि मेरा भी वो एकदम आई ओपनर हो गया कि मैं दूसरी तरह से सोचने लग पड़ा हूँ। तो मैं भी फिर दूसरी तरह से एक्सप्लोरेशन के बारे में सोचने लग पड़ा था, ग्राउंड वाटर कैसे। तो क्या होता है कि आपको एक आइडिया फ्लैश करना चाहिए, फिर आप उसके बारे में सोचते हो। तो फिर मेरे को क्या हुआ, 1993 से लेकर 1996 तक मेरे को मेरी ऊना में पहले पोस्ट ज्वाइनिंग हुई थी, फिर मैं भोटा में गया, हमीरपुर, फिर मेरे को नालागढ़, सोलन, हर 6 महीने के बाद मेरी पोस्टिंग हो जाती थी। वो क्यों हो जाती थी, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिशियन की सुनता नहीं था, मैं किसी इंजीनियर की नहीं सुनता था। क्योंकि क्या होता है, जब आप फील्ड में होते हैं, जब आप जियोलॉजिस्ट होते हो, एक आप तो अकेले होंगे वहां पे, ये एक आधा बंदा और होएगा। तो उसमें क्या होता है, आपके पास पॉलिटिशियंस का इतना प्रेशर होएगा, वो ये बीजेपी वाला है, इसने हमारे को वोट नहीं दी थी, तू वहां पे नहीं बोर्ड लगाएगा, इधर बोर्ड लगा, पानी यहाँ पे डेवलप कर, उसको हम बाद में देखेंगे। और फिर कभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का प्रेशर आ जाएगा, यार वो मेरा, मतलब बहुत सारे प्रेशर रहते हैं। लेकिन फिर मैंने उस टाइम निर्धारित कर लिया था कि भैया ये 2-3 लाख रुपए भी अगर लग रहे हैं एक हैंडपम्प लगाने के लिए, लाख रुपए भी लग रहा है, वो मेरी जेब से जा रहा है, अगर मेरी जेब से जाएगा तो मैं ऐसा व्यवहार करूंगा। तो मैंने क्या किया, ये पैरामीटर्स लेके, अब जब तक मैं साइट नहीं दूंगा तब तक वो बोर्ड नहीं कर सकते, ये इतनी पावर होती है उस टाइम, जियोलॉजिस्ट की बहुत पावर्स हैं। तो बजट्स इनके पास आ जाते हैं, लेकिन वो आपको एक स्पेस बोर्ड बना लेते हैं कि जल्दी से जल्दी साइटें दो। फेल हो गया कोई बात नहीं, 10% में से अगर 6 फेल हो गए, अगर मतलब सॉरी 4 फेल हो गए, 3 फेल हो गए, तो वील कंसिडर इट टू बी ट्राइटेंट, वो ट्रायल एंड एरर मेथड। पर मैं ऐसी टेक्निक डेवलप करने में जुट गया था जहाँ पे मेरे को फेलियर चाहिए नहीं है, मेरे को 100%, मतलब 10 गोल्स किए तो 10 में से 10 सक्सेस जाने चाहिए। अब इसमें क्या होता था कि मैं ये सारे का सारा आप देख रहे हो कि मतलब शिवालिक्स, फिर शिवालिक्स में सारा मिडल शिवालिक्स, लोअर शिवालिक्स सारा कर लिया हमने।
यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने लेसर हिमालयस में आ गए, फिर हम सोलन में आ गए, लेसर हिमालयस कर लिया, फिर सेंट्रल हिमालयस में आ गया और रामपुर में आ गया, शिमला में, ये सारा का सारा मैंने करता गया। मैं सुनता नहीं था तो 3 महीने 6 महीने के बाद मेरी ट्रांसफर कर देते थे। तो इसके कारण क्या हुआ, मैं क्रॉस द हिमालयस, मेरे को नए नए एरियाज मिलते थे, जहाँ पे भी नया एरिया होता था वहाँ पे मेरे को दे दिया जाता था, और मैं पूरे का पूरा ये एरिया रामपुर और रिकांगपिओ तक पहुंच गया। तो मतलब इन 3 सालों के अंदर हमारे पास कोई 5 से 7 हजार बोरवेल्स का डेटा इकट्ठा हो गया था, और पूरे हिमाचल में। तो इसके कारण, और फिर जो मैं सिलेक्शन की जो हमारा क्राइटेरिया था वो ट्रेडिशनल, अब हमने रिमोट सेंसिंग छोड़ दिया था, अब हमने जियोफिजिकल छोड़ दिया था, और वो ट्रेडिशनल्स के पीछे भाग गए थे। तो उसमें लिथोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और रिचार्जिंग, ये 4 फैक्टर्स देखते थे, और हमारा सक्सेस रेट फिर 100% हो गया। और फिर मैंने क्या किया, एक वर्ड मतलब इसका पूरा एक मॉडल बनाने की कोशिश की कि कैसे ये मूव करता है। तो हाइड्रोस्टैटिक ग्राफिक जोनेशन का एक कॉइन किया वर्ड, कि बायोस्टैटिक ग्राफिक होता है, लिथोस्टैटिक ग्राफिक होता है, पर आपने पढ़ा नहीं होगा कहीं पे भी। हाइड्रोस्टैटिक ग्राफिक जोनेशन शुरू किया, और फिर पूरे हिमालयस को अराउंड 7 हाइड्रोस्टैटिक ग्राफिक जोन्स में मैंने डिवाइड कर दिया। तो 6 हिमाचल में थी, 7वीं लद्दाख में थी। अब मैं हमेशा ये सोचता था यार कैसे जा पाऊंगा, मैं हिमाचल गवर्नमेंट में नौकरी करता हूँ, तो उस टाइम कभी सोच भी नहीं सकते थे तुम नौकरी छोड़ोगे या कुछ ऐसा कुछ होएगा। और ये एक कॉन्सेप्ट सा मैंने बनाया, और पेपर जब मैंने इसको भेजा इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस में, ये चाइना में हुई थी 1996 की, ये बीजिंग में। तो ये विक्रम ठाकुर जी हैं, ये वाडिया के डायरेक्टर थे उस टाइम, और ये बाकी सारे कोई माइंस का डायरेक्टर है, कोई कुछ थे, और मैं उस टाइम आईजीसी में चला गया था। तो मतलब उधर मेरे को काफी जो मेरे चेयरपर्सन थे, जिस सेशन में मैं था, वहाँ पे जॉन ग्रे थे, वो इंटरनेशनल एसोसिएशन हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के प्रेसिडेंट थे। तो जब उन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन सुनी, तो वो मतलब मैं ये बोल दिया था कि एनी पीक विच इज बिलो 8,848 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल, आई कैन गिव यू वाटर। तो वो उनके लिए बड़ा अटपटा सा लगा, उनको लगा यार कि हम पाकिस्तान में तो कर ही रहे हैं, अफगानिस्तान में भी कर रहे हैं, लेकिन हम इंटर माउंटेन वैली रीजन में जा रहे हैं। और ये चाइना के लोग भी काफी वहां पे हो गए थे कि यार हाउ आर यू सेइंग दिस एंड व्हाट आर योर। तो मैंने ये सब प्रस्तुत किया। तो सारा का सारा बेसिकली कॉन्सेप्चुअली मेरा था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स जो थे वो सारे के सारे बेस्ड ऑन फैक्ट्स थे, जो हमने डिफरेंट हाइड्रोस्टैटिक जोन्स में हमने ड्रिल कर रखे थे बोरवेल्स। तो वो सारा का सारा हमारे को ये मिल गया। तो जब मैं वहीं पे था तो उधर ही किसी वाटर एड की एक एनजीओ है, बेसिकली ये क्या करती है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी वाटर प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिटीज के लिए, या उनके पास गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है उनकी, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो वो उनके लिए ये वाटर प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करती थी। अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को, मैं 1996 में जब आया, तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये हुई कि जब मैं यहाँ पे गया था, तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट किया था, तो मैंने डायरेक्ट, मेरे को उन्होंने टिकट दे दिया, मैं चला गया। अब पैसे 2500 रुपये होते थे, तो इतने ज़्यादा नहीं होते थे। तो रजिस्ट्रेशन किसी और की थी, और मैं चला गया वहाँ पे, अटेंड भी कर लिया। जब वापस आया यहाँ पे, तो मेरे को हिमाचल गवर्नमेंट ने वो नोटिस दे दिया, जैसे गवर्नमेंट में अगर आप भी अपने चेयरपर्सन को बताए बगैर चले जाओगे कहीं पे, या ऐसे हो जाता है, तो वो सारा हो जाता है कि तो मेरे को यहाँ से इन्होंने नोटिस दे दिया। अब जैसे अपॉर्चुनिटीज थी, मेरे दिमाग में ये था कि 6 जोन्स मैंने हिमाचल में आइडेंटिफाई कर लिए। 7वीं जोन, क्या जो मेरा मॉडल है वो एक्सट्रीम कंडीशंस लद्दाख वगैरह में भी काम करेगा। अब जब मैं वापस आया, तो मेरे को इनका वो एक मेल आई कि भैया आप क्या लद्दाख में पानी निकाल सकते हो। मैं बहुत हैरान हो गया कि मतलब मैं सोच ही रहा था, और ये यहाँ पे, तो बेसिकली जब इनसे इंटरेक्शन किया, तो इन्होंने मेरे को बताया कि अराउंड 3,800 तिब्बतियंस हैं जो दलाई लामा जी के साथ वहां से आए थे, तिब्बत से,
1959 में जब चाइना ने उन पर अटैक कर दिया था, और वो कुछ फैमिलीज यहाँ पे सेटल हो गई हैं। अब ये सेटल कहाँ से कहाँ तो हुई हैं, ये हनले से, फिर न्योमा, और सुमदो, और चोगलमसर, अगलिंग, ये सारे के सारे 3,800 के करीब ये, और कोई इनके 2 स्कूल्स थे इससे इसके, तो यहाँ पे ये सेटल थे सारे। अब मेरे को इनको बोला कि इनको पानी पहुंचाना है, तो मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ कि अब अगर मेरा मॉडल सही है जो मैं बनाया है, तो ये क्या मैं लद्दाख में जाके भी पानी निकाल सकता हूँ। तो जब मैंने इनसे पूछा तो ये CRO है, सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस दलाई लामा जी के सोलम लिंग सेटलमेंट में, तो उस टाइम चोडैक से DN चोडैक साहब थे। तो जब हमारी ये बात हो रही थी तो मैं भी बड़ा एप्रीहेंसिव था, क्योंकि जब मैंने लद्दाख के बारे में सुना सुना तो था, मतलब, लेकिन यही था कि वहाँ पे इंडस रिवर बह रही है और ग्लेशियर्स हैं, तो मेरे को ये था कि पानी की कमी तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं चोगलमसर में गया और अगलिंग में गया, तो वहाँ पे इनकी जो प्रॉब्लम बहुत भयंकर थी। और ये बेचारे जब वहाँ से तिब्बत से आए थे, जब मैंने इनके साथ रहा एक 2 महीना वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान, तो मेरे को महसूस हुआ कि ये सारे के सारे शेपर्ड्स थे बेसिकली। और जब ये दलाई लामा जी के साथ उनकी एफिनिटी के कारण, उनके प्यार के साथ यहाँ पे आ गए थे, तो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको लैंड तो दिया, लेकिन वो सारा लैंड जो ट्रेडिशनल था वो तो एग्रीकल्चरल लैंड था, जो वाटर बॉडीज थी उसके आसपास था, वो लद्दाखियों के पास था। लेकिन ये वाला जो लैंड था जो इनको दिया, वो बिल्कुल बैरन लैंड था, और इनके पास कोई पानी का सोर्स नहीं था, और ये वाटर टैंकर पे ज्यादा निर्भर करते थे, और वो कभी आता था कभी नहीं आता था। तो कई कई बार, और ये इनका अर्निंग का जो साधन था सारा, वो सारा का सारा बेस था पॉटर, मतलब पॉटर ये होता था कि दे वर हेल्पिंग द आर्मी, वहां से उनको कुछ जो मिल जाता था खाने पीने के लिए, और कुछ पैसे मिल जाते थे, उसी से इनका गुजारा चलता था। तो जिस दिन ये पानी आ जाता था उस दिन इनको वो जा नहीं सकते थे वहां पे, तो बड़ी इनकी वो प्रॉब्लम हो जाती थी। तो जब मैं पहली बार वहां पे ले में गया, तो मैं जा तो किसी और विषय में वो रहे थे, तो मेरी जो जर्नी थी पहली, वो एक ऑयल टैंकर के थ्रू रही थी। तो बहुत मस्त जर्नी थी ये, क्योंकि उस टाइम पैसे होते नहीं थे हमारे पास। तो फिर यहाँ पे हम जब चोडैक साहब के ये तिब्बतियों के साथ मिला मैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा काम हो गया। अब इनके साथ ये न्योमा वाली साइड है, और इनके सारे प्लान्स मैंने देखे। तो जो इनको ट्रेडिशनल वहाँ पे जो इरिगेशन पब्लिक हेल्थ, जैसे यहाँ पे इरिगेशन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट था, वहाँ पे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो उनके जो प्रपोजल्स थे सारे मैंने स्टडी किए, तो वो सारे के सारे बेस थे कि आप इंडस से पानी उठाओ और वहाँ से उठा के इनको पानी दे दो। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब मैंने पूरा वो किया, तो ये सारे के सारे ये वाटरफॉल्स हैं, सारे सर्दियों में जम जाते हैं, दे फ्रीज इन विंटर्स एंड देयर इज फ्लडिंग इन समर्स। और जब ये फ्लडिंग होती है समर्स में, तो इतना इराटिक सा हो जाता है कि कई बार जितने भी बैंक्स हैं, अगलिंग वगैरह का पोर्शन, तो कई बार काफी फ्लड्स आ जाते हैं वहाँ पे। एवरी ईयर दिस इज अ रिकरिंग फिनोमिना। और फिर दूसरी कॉस्ट ये थी कि जो वाटर एड था, दे वर रेडी टू इन्वेस्ट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। अब मैंने देखा कि वहाँ पे डीजल की अगर ये बताएंगे, तो डीजल को जनरेट करने के, वो रन करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो मैंने प्रपोज किया कि अब ये ग्राउंड वाटर जितने भी पहले स्टडीज थी, तो वहाँ पे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने पहले काम कर रखा था आर्मी के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया था, सारी कन्फाइन कर रखी थी अपने आप को ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस। तो जो वाटर सप्लाई स्कीम्स मैंने आर्मी की देखी, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से थी, वो सारी की सारी उन्होंने बैंक्स ऑफ इंडस के पास ही बोरवेल ड्रिल किए थे, पर ये जो सेटलमेंट थी ये सेंटर में थी। अब वहाँ पे मेरे को लगा कि पानी तो है, और पूरी एक्सप्लोरेशन करके हमने वही जो फॉर्मूले हमारे थे वो कर दिए। तो इन्होंने बोला आपने रिपोर्ट तो बना दी है, तो देखो जियोलॉजिस्ट का क्या चक्कर होता है कि आपने रिपोर्ट बना दी है, लेकिन अगर पानी नहीं आया तो फिर उसका क्या करेंगे हम, इफ यू गो बाय योर प्रिंसिपल। अब मैंने कहा यार यस, अभी मेरे को भी ज्यादा 3 साल हुए हैं मसा मसा करते हुए, तो फिर मैंने कहा कि अगर अगर ठीक है, कहते कि अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे पानी है और सारे बोल रहे नहीं है, विल गो बाय यू, व्हाट इज योर गारंटी।
तो फिर मैंने क्या किया, उनको बोला कि अगर नो वाटर नो मनी, दिस इज द कंडीशन विच आई स्टार्टेड माई प्रोजेक्ट। तो दे अवॉर्डेड मी द प्रोजेक्ट। मैंने फिर फाइनेंसेस इधर उधर से कहीं से अरेंज किए, कुछ उन्होंने दिए, कुछ इधर से किए, और आई बॉट अ ड्रिलिंग रिग। अब पहली बार आए तो मनाली से आ नहीं सकते थे क्योंकि रिग का वेट बहुत हेवी था। तो हम वहाँ से यहाँ से गए, एक साल मेरे को लग गया 1996 97 में 90 रिग बनाने में। और वहाँ से जब हम आए तो ये सेक्शन है, अब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो यू आर अंडर एनिमीज ऑब्जर्वेशन। तो ये वो जगह थी, टाइगर हिल तोलालिंग वाली, द्रास का सेक्टर, जहाँ पे आर्मी की पोस्ट, जो पाकिस्तान आर्मी थी वो ऊपर से थी और यहाँ पे बम्बार्डमेंट करती थी। तो हमारी गाड़ी को इन्होंने नहीं जाने दिया, ये सोच के कि भैया अगर तुम्हारी गाड़ी जाएगी, ये सोचेंगे तोप जा रही है तो ये पक्का उड़ा देंगे। तो कई सोचने के बाद इन्होंने सोनामर्ग में हमारे को रखी छोड़ा, फिर इन्होंने अलाउ किया, और ये कह के कि आप इसको मूव करोगे रात के अंधेरे में और लाइट नहीं जलाओगे, तब आप मूव करोगे इसको। और उसी तरह से हमने मूव किया अपनी ड्रिलिंग रिग को उस टाइम। और ये ड्रिलिंग रिग हम लेके फिर तो पहुंचे इनके पास। और ये सुमदो का स्कूल है, उस टाइम जीएसआई के डॉक्टर रविशंकर जी थे, तो वो पूगा में जियोथर्मल वाटर स्प्रिंग के लिए एक्सप्लोर कर रहे थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो गर्म पानी देख रहे थे और गोल्ड को देख रहे थे, और हम यहाँ पे इनको पानी मुहैया कराने के लिए कर रहे थे। ये हर एक बोरवेल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी एक्सप्लोरेशन हमने कैसे की वो एक अलग से, मतलब क्योंकि हर एक एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि हमारे को ये पता था कि अगर हम एक ड्राई बोरवेल करेंगे तो उसका कोई पैसा नहीं मिलना है हमारे को। तो हमारी एक्सप्लोरेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि एक ही शॉट में हमारे को पानी निकालना है, तो ही हम पैसे बचा पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली थी हमारे को। और लकीली वी वर सो हैप्पी कि वो ट्रेडिशनल विजडम हमारा चलता रहा, वो टेक्निक्स बड़ी सॉलिड रही और हम सक्सेस पाते रहे। तो ये वहाँ पे गर्म पानी था, यहाँ पे हमने इनको वो निकाल के दे दिया। तो मतलब 1998 तक पूरी 3800 कम्युनिटी जितनी भी थी, ये तिब्बतिन और इनके स्कूल्स, लोग सुंदो हनले तक की कम्युनिटी को हमने मतलब ले से लेके हनले तक 3800 तिब्बतियों को 24/7 पानी दे दिया। और खास बात ये कि आज भी कोई भी हैंडपंप, नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक 22 ईयर्स, कोई भी हैंडपंप हमारा खराब नहीं हुआ, 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी पानी का वो ड्रॉ डाउन नहीं हुआ। तो एक जियोलॉजिस्ट का किया हुआ बोरवेल, दिस इज द डिफरेंस व्हाट अ जियोलॉजिस्ट हु डज द बोरवेल एंड अ ड्रिलर हु डज द बोरवेल। तो अगर आप सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की भी साइड पे जाओगे तो उनकी लाइफ होती है एक बोरवेल की 8 से 10 साल तक, और ये 20-20 साल से हो गए हैं, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरी इनकी गारंटी है, ये सब चलते रहेंगे। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी इनोवेशन करके माइनस कंडीशंस में कैसे इसको अडेप्ट करना है, क्योंकि पाइपें फट जाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती थी, तो बड़े लॉजिक ढंग से हमने सारा इनको काम किया। और इसमें हमने किसी भी विदेशी की हेल्प नहीं लिया, लेकिन विदेशियों का प्रोजेक्ट हमने सक्सेसफुली करके दिया है, एंड दे वेरी प्राउड ऑफ इट वाटर एड द्वारा, कि आज तक भी उनके ये बोरवेल जितना भी उन्होंने फाइनेंस किया था, दे आर वर्किंग वेरी वेल। तो द एंटायर एक्सप्लोरेशन, द एंटायर ड्रिलिंग, द एंटायर इंस्टॉलेशन एंड डेवलपमेंट वाज इंडियनाइज्ड, हमने ही किया था, अपने लोगों के लिए किया था, और ये बड़ा सक्सेसफुल सा प्रोजेक्ट रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ये जरूरत पड़ती थी जब भी इसके साथ, तो मेरी एयरफोर्स वालों से काफ़ी इंटरेक्शन हो गया, क्योंकि सामान अगर उनकी हेल्प ना होती तो हम शायद ये प्रोजेक्ट्स ना कंप्लीट कर पाते। तो क्योंकि मटेरियल लाने में, कुछ इमरजेंसी मटेरियल लाने में चंडीगढ़ से कुछ नट बोल्ट भी चाहिए होता था, तो भी हमारे को चंडीगढ़ से चाहिए था। तो एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने हमारी काफ़ी मदद की थी उस टाइम। तो एक दिन ये बोलते कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के, हिज होलीनेस के दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पर दे हैव अ गवर्नमेंट हियर। तो उसके ये प्राइम मिनिस्टर थे, और एक फंक्शन में अब ये क्या था कि जब इंडियन एयरफोर्स हेल्प कर रही थी हमारी, तो इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कि दिस गाय इज विंग कमांडर खान एट दैट टाइम, और ये इंडियन एयरफोर्स स्टेशन है,
ले का, तो इनके पास भी पानी की सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और इन्होंने बोला यार आर्या तू सब कर क्या रहा है, एक्चुअली सामान तेरा हम नीचे से यहाँ से ला रहे हैं। फिर इनको समझाया मैंने, तो ही told his AOC at that time was Ahluwalia sir, तो कि ऐसे ऐसे ये कर रहा है। तो उन्होंने बोला तो हमारी एयरफोर्स स्टेशन के लिए कुछ कर सकता है यार, वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मैंने कहा व्हाई नॉट। तो इन्होंने बोला आगे देख। मैंने देखा तो ये लेगी एयर स्ट्रिप है और यहाँ पे सारा ये एयरफोर्स स्टेशन है, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं था। और ये बैथलिथ है, इंडस फ्यूचर जोन है, और ये सारा इंडस वो फैंस डिपॉजिट्स हैं, और ये सारा का सारा ज़ांस्कर रेंज है, स्टोक हिमालय रेंज है। और तो मैंने कहा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उन्होंने बोला कितना पैसा ले लेगा, तो मैंने जो कॉस्टिंग की तो उस टाइम 8 लाख रुपए आया था। अब इनकी जो कॉस्टिंग आ रही थी वो 50 लाख रुपए आ रही थी, इंदस से पानी लेके, या जिनसे ये बात कर रहे थे। तो कैसे एक जियोलॉजिस्ट सिर्फ आपको एक रिसोर्स डेवलप करके नहीं देता, लेकिन एक आपकी जो कॉस्टिंग होती है वो कितने टाइम्स 45 टाइम्स लेस कॉस्ट पे आपने पानी निकाल के दे दिया इनको। तो कॉस्टिंग में भी हम अगर हमारे को इंडिपेंडेंट देते थे तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता, बहुत फायदा हो जाता था आर्मी को, रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए नहीं, सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब जब मैं ये कर रहा था ले वाला, तो उस टाइम एयर मार्शल पटनी थे, और चाइना अपना पाकिस्तान के साथ हमारा वो लड़ाई तो चली रही थी सियाचिन वाली। और सियाचिन वाला ये 1999 की बात है, तो कारगिल की लड़ाई भी हो गई थी, और उस टाइम सियाचिन में काम करना था। तो इन्होंने बोला व्हाट हैव यू डन आर्या। तो मैंने कहा सर ये आई जस्ट ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम ऑफ एंटायर लद्दाख टाउन, एंड दिस इज जस्ट अ पायलट प्रोजेक्ट। तो ये कहते कैन यू डू द सेम थिंग इन थॉइस। नाउ थॉइस इज द एयरफील्ड व्हिच सस्टेन्स आर वाटर सप्लाई स्कीम्स फॉर द सियाचिन सेक्टर, एंटायर परतापुर सेक्टर, जो भी सियाचिन का सेक्टर है वहाँ पे जितनी भी आपके पास कम्युनिकेशन होनी है वो थॉइस एयरफील्ड से होनी। तो इनकी क्या प्रॉब्लम थी, he was, now this guy is Group Captain Roy at that time, he was station in charge of airfield Thais, and अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी, श्योक दिस इज श्योक रिवर, और ये थॉइस की एयरफील्ड है। तो इन्होंने जो ट्रेडिशनल स्कीम बनाई हुई थी वो यहाँ से पानी उठाते थे और यहाँ से लेके आते थे इसके नीचे से, और यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर्स थे। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, जब भी ये सर्दियों में आता था, गर्मियों में तो ठीक चलता था, सर्दियों में क्या होता था, ये पाइप यहाँ से फट जाती थी कहीं से भी, उसके बाद यहाँ से फट जाती थी, तो यहाँ पे सारा डैम्पनेस आ जाती थी, और ये फ्रीजिंग के कारण यहाँ पे बम्पी सा हो जाता था, और आईएल की लैंडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो इन्होंने क्या कहा कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो कैन यू डू समथिंग एट थॉइस की तुम हमारे को ये शोक से न ला के हमारे को एयर स्ट्रिप के दूसरी साइड पानी निकाल दो। अब वहां पे क्या है कि अगर आप थॉइस में जाओगे तो वहां पे सारे मेटा सेडिमेंट्स हैं, सारे मेटामॉर्फिक रॉक्स। और मतलब मैंने देखा वहां पे, मैंने कहा एक साइड हमारे को नजर आई, मैंने कहा लेकिन यहाँ पे फ्लड भी आ सकता है, और ये बिल्डिंग और इत्तेफाकन इनका जो वाटर टैंक बना हुआ था इसी के साथ हमारी ये साइट मिल गई। हमने यहाँ पे ड्रिलिंग शुरू की और हमारे को पानी मिल गया। अब ये तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर वहां पे फ्लड भी आ गया, पर नो वन वाज इंजर्ड। बट दिस इज हाउ अ जियोलॉजिस्ट हैज टू सी, एक बोर ही नहीं करना, उसको ये भी देखना है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी रहेगी, क्योंकि हम मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करते हैं, तो हमारे जो प्रोजेक्ट है कम से कम वो भी उस तरह से सस्टेन करने चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरुआत की थी, फोर्स है हमारे, वो उसको को भी बोलते हैं हाईएस्ट सिस्मिक जोन है भैया, ये हिमालय, यहाँ पे 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल नहीं बनी है, लेकिन फोर्स टॉप ऑफ द हिल बने हुए हैं, और फर्स्ट क्लास आज भी इतने वो कर रहे हैं। तो मतलब अगर आप प्रॉपर अपनी जियोलॉजी की स्टडी रखोगे तो आपके स्ट्रक्चर्स कभी फेल नहीं होने वाले आपको, और नहीं कभी होने देंगे। तो इतना इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। तो हमारे बोरवेल चलते रहे, पानी निकल गया, वहीं पे फ्लड आया जहाँ पे हमने बताया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मतलब वो बच गए। तो फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे थॉइस एयरफील्ड में काम कर रहा था, तो वहाँ पे मिस्टर पांडे थे, डॉक्टर पांडे, फील्ड रिसर्च लेबोरेटरी के, और उस टाइम अब्दुल कलाम जी आए थे। ही वॉज एट दैट टाइम आई थिंक वो डिफेंस सेक्रेटरी थे या कुछ ऐसे, प्रेसिडेंट नहीं थे उस टाइम, या तो उस टाइम उनका विजन क्या था कि भाई हमारे को जो सियाचिन सेक्टर है, अब ये ऐसी लड़ाई तो कभी भी हो सकती है, तो बजाय, क्योंकि एक अंडा भी वो भी आपको यहाँ से चंडीगढ़ से जाएगा, अगर आपको चाय की पत्ती कुछ भी आपको एक वेजिटेबल चाहिए वो भी चंडीगढ़ से जाएगा सस्टेन करने के लिए।
तो बहुत कॉस्टली, उसी टाइम 25-25 रुपए का एक अंडा पड़ता था या उससे ज़्यादा का पड़ता था। तो ये मैं 90 की बात। तो इन्होंने फिर, हमारे विजन था तो इनके पास लैंड था, ये भी बेचारे फील्ड रिसर्च लेबोरेटरी ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे वहाँ पे डॉक्टर पांडे। तो ये जब ये इन्होंने पाइपलाइन पूरी बिछा रखी थी और ये कई साल इनको पाइपलाइन बिछाने में लग गए, पैसे सैंक्शन कराने में लग गए, लेकिन जिस दिन इन्होंने पहली बार किया तो शोक इज सॉरो ऑफ इंडिया, शोक रिवर, जैसे शोक मनाते हैं वैसे शोक है, ये कहीं से भी कहीं को भी आ जाता है, बड़ा इराटिक है। और तो इसमें सारी की सारी सिल्ट आ गई और सारी पाइपलाइन में सिल्ट आ गई। तो फिर हमने साइट एक्सप्लोर की, ऊपर से की, ताकि वहां से एक टैंक बन जाए और ग्रेविटी के द्वारा पूरा लैंड इरिगेट हो जाए। तो बड़ी इनोवेशन करके ये हमारे को पानी मिल गया यहाँ पे, और वी वर क्वाइट लकी। और अख्तरी साहब थे वहाँ पे वो उसके। तो जितनी भी थी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी पहले साल में, वो 50% इंक्रीज हो गई। और वहाँ पे वो गाय वगैरह भी लेके आए हुए थे और वो भी सस्टेन कर गई। तो ये बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ है। हाँ, मेरे को इतना मज़ा आने लग पड़ा था उस टाइम। अब मेरा, अब वहाँ पे था तो मेरे को ये लगा यार अब यहाँ पे इतनी पास आ गए हैं तो मेरे को सियाचिन भी देख लेना चाहिए। तो मतलब मैं सोचता था और आगे वो प्रोजेक्ट हो जाता था। तो अब ये सियाचिन में कैसे जाएंगे, तो उन्होंने बोला भैया, मैंने आर्मी वाला से बात की, यार सियाचिन कहते हैं इधर यू हैव टू बी डिफेंस मिनिस्टर और यू हैव टू बी इन द आर्मी। मैंने कहा आई ट्राइड थ्राइस टू बी इन द आर्मी व्हेन आई वाज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड I just was able to clear a written examination, but somehow not clear the interview. तो वो तो हो नहीं सकता, डिफेंस मिनिस्टर पता नहीं बनना है नहीं बनना है जिंदगी में, लेकिन अब सियाचिन इतनी पास आके मैं देखना चाहता हूँ। तो ये दिस गाय वाज मेजर भोपोराय। वी मेट एक्सीडेंटली, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी फरदुल्ला के पास एंड ही गेव मी लिफ्ट। फिर वी हैड एक्सचेंज्ड व्यूज कि ये कर रहे हैं। ही वाज क्वाइट अपसेट एट दैट टाइम। तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि क्या हुआ। ही सेड यार मैं, ही वाज फ्रॉम इंजीनियर्स, जस्ट सी। तो वो ये 4 इंजीनियर्स के थे। तो ही टोल्ड मी दैट चंदन नाला से वहाँ से हमने यार पूरी पाइपलाइन बिछाई थी एंड आई फ्रॉम सियाचिन में पूरी मेहनत करके कि इस बार हमारे ट्रूप्स को वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जब तक मैं वहाँ पे पहुंचे, छोटा सा फ्लड आया, वो सारी पाइपलाइन वॉश होगी। तो दीज आर द हैजार्ड्स, यू नो, प्रैक्टिकल हैजार्ड्स। और तो मैंने कहा यार, तो मेरे को ले चलो वहाँ पे सियाचिन में, लेट मी सी इफ आई कैन डू समथिंग फॉर यू। कहता तू निकाल देगा पानी। मैंने कहा हाँ, मैंने भी यहाँ पे थोड़ी शेरफील्ड में भी निकाला है, परतापुर में हमारा काम चल रहा है और यू कैन जस्ट डू दैट। कहता तू ना वहाँ पे नहीं जा रहा अभी, तो मेरे पास ही रुक रहा है और वी आर गोइंग टू, तूने सियाचिन देखना है। मैंने कहा क्यों नहीं यार। तो कहता चल सवेरे। मैंने कहा कोई परमिशन नहीं चाहिए, नहीं कहता। और नेक्स्ट टाइम वी वर इन सियाचिन, दिस इज हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। ये पूरा सियाचिन का सनाउट है। और ये बेस 1 में खड़े हैं हम, ज़्यादा हैबिटेशन हमारी बेस 2 में है। ये वाली जो साइट है, यहाँ पे पाकिस्तान जब शेलिंग करता है तो यहाँ पे बम्बार्डमेंट हो जाती है हमारी। तो मैं ये चाहता था कि मेरी जो वाटर सोर्सेज है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। तो मैं बेस 2 और बेस 3 में ये देख रहा था। तो ये सारे का सारा फ्रीजिंग थी, ये प्रॉब्लम्स रहती थी यहाँ पे। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो इनको बोला कि पानी पीना है। हाँ हाँ, मैंने बोला पीना है। तो ये सियाचिन रिवर है नुब्रा। तो ये चंक्स ऑफ आइस लेके आए और इकट्ठे की, ये देखो इकट्ठे कर रहे हैं पहले चंक्स ऑफ आइस, और फिर इसको ला के उसमें, या तो ये गर्मियों में हम थोड़ा सा गए थे तो उस टाइम, तो अगर सर्दियों में होते तो ये सारा जमा होता, पहले लेके आएंगे इसको, फिर पतीले में डालेंगे और फिर उसको आग लगाएंगे, फिर उसको पानी पिला के फिर हमारे को पिलाएंगे। इतना टीडियस टास्क था। तो मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था यार कुछ भी हो जाए, दिस इज द लास्ट टाइम दे गोइंग टू हैव वाटर लाइक दिस। और फिर इमीडिएटली रेक्की की। और इस तरह से आर्मी के ट्रक बेचारे बर्फ भरते थे और लेके जाएंगे सारा। या ये लोकल्स हैं, ये भी ऐसे बर्फ वहाँ से ये, और ये हमने एक्सप्लोर किया और ये बेस 2 में लगा दिया वाटर पॉइंट। और दिस इज हाउ वी डेवलप्ड ग्राउंड वाटर इन सियाचिन। और ये आज तक ये वहाँ पे बहुत आसानी से पानी पीते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी क्योंकि ये सर्दियों में पानी पाइप ऊपर वाली जम जाती थी तो फट जाता था। देन वी डिड सम स्मॉल होल एंड उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और इस तरह से
हमारे सोल्जर्स को सियाचिन में माइनस जब 38 डिग्री टेम्परेचर था तब हमने ये बोरवेल्स किए थे, और वी आर वर्किंग एक्सेलेंटली वेल टिल डेट, 20-20 साल तक, और -38 डिग्री टेम्परेचर में ये कर रहे हैं। तो दिस वाज एन आर्टिकल पब्लिश्ड कि आवर ट्रूप्स गेट कंटिन्यूस वाटर। फिर उसके बाद जब मैं पहली बार आया था तो द्रास का सिनेरियो ये था कि हम रात को सफ़र कर रहे थे, कारगिल की लड़ाई हो चुकी थी, हम जीत चुके थे, उनको हमने तोलनिंग और टाइगर हिल से हरा दिया था। अब मेरे को वापस वहाँ पे बुलाया गया। तो ये तोलनिंग हिल है, इसके साथ यहाँ पे टाइगर हिल है, और ये द्रास का मेमोरियल है, वॉर मेमोरियल बन चुका था। अब यहाँ पे भीमबट जगह है, वहाँ पे हमने पानी निकाल दिया, और -40-50 डिग्री तक भी कभी भी ये आज तक फ्रीज नहीं हुआ, और बिकेम लाइफलाइन फॉर द एंटायर आर्मी विच इज सिचुएटेड देयर, नॉट ओनली आर्मी बट सिविल पॉपुलेशन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। और ये एक मेरा ट्रिब्यूट था उसको, शेर द जवान मिस्टर मेजर बत्रा के लिए, जिन्होंने टाइगर हिल को कैप्चर किया, और एक जज्बा भर दिया था हमारे जवानों में उस टाइम कि जैसे ये चाहता था कि मेरे को और कोई पीक है जिसमें चढ़ना है, तो मैं, पाकिस्तान है या कोई है तो मैं उसको भी फतेह करके आऊँगा। तो उसी टाइम उसी तरह से मेरे अंदर भी जज्बा था कि कोई और पीक है जहाँ पे पानी नहीं निकलता तो मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो इस तरह से ये जो वहाँ पे डेवलप किया तो मेरे बहुत, और ये एक इत्तेफाक था कि ही वाज आल्सो फ्रॉम डीवी चंडीगढ़, स्टडीड, आई आल्सो स्टडीड फ्रॉम डीवी चंडीगढ़। वो बाद में इसके आई मेट हिज ब्रदर, दे आर ट्विन ब्रदर्स, सो आई मेट वन ऑफ हिम एंड इन अ फंक्शन, सो दैट इज दैट, तो काफ़ी लोग हमारे बेचारे जवान हैं वहाँ पे, इतनी हार्श कंडीशंस में रहते हैं जितनी हम सोच भी नहीं सकते हैं। और जियोलॉजिस्ट इनके पास तो चलो फिर भी आर्मी के पास एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन जब एक जियोलॉजिस्ट की तरह आप काम करोगे और वाकई आप कुछ काम वहाँ पे करना चाहोगे, तो आपको पता लगेगा कि आपके पास इतनी ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होगा। कई बार हमारे को मतलब इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है, और फिर भी उसको इंजॉय करते हुए काम करो, क्योंकि ये तो अपनी जान दे देते हैं, हम कम से कम अपनी जान, रिस्क तो हमारा भी रहता है वहाँ पे काम करते हुए, लेकिन इस तरह से जवान जब जान दे देते हैं, बेचारे काम करते हैं, तो एक जियोलॉजिस्ट का भी उतना ही एक रोल है, उसको प्ले करना चाहिए अपना। काम की अपॉर्चुनिटीज़ कमी नहीं है, लेकिन हमें बहुत सारे काम ऐसे करने हैं ताकि हम अपने देशवासियों की जो ज़िंदगी है बहुत आसान कर सकें। ये शुरुआत मैंने दिखाया था आपको, उसके बाद हमने ये ब्रिटिश एक्सपीडिशन वाला था, वो मैंने शुरू में थोड़ा सा बताया था आपको, तो ये हमने करके दिखाया था। तो ब्रिटिश के सोल्जर्स बहुत परेशान थे कि विदाउट सेंट्रल हीटिंग सिस्टम यार हाउ यू एबल टू गिव अस वाटर। तो हमने क्या किया था, बड़ी सिंपल सा टेक्नोलॉजी करके यहाँ से बोरवेल किया, उसको ऊपर हायर एलिवेशन में ले गया और ग्रेविटी के द्वारा उसको पानी एकदम पहुँचा देते थे ताकि उनको रनिंग वाटर नजर आता था। तो वो भी काफ़ी, उनके इंजीनियर्स भी काफ़ी सरप्राइज हो गए थे, यार वी डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी हियर, सेंट्रली हीटेड नहीं है, लेकिन फिर भी यू आर गिविंग अस 24/7 वाटर। वो तो उनके लिए पजल रह गया था। फिर ये साउथ पोलो में, नॉर्थ पोलो में, और फिर ये करते करते वी वर इन द गिनीज, मतलब वी हैपन टू बी इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर ड्रिलिंग द हाईएस्ट आर्टिफिशियल कंडीशन इन द वर्ल्ड। अब उसके बाद आई हैड, वी डिड लॉट ऑफ बोरवेल्स बट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग फ्यू ऑफ इम्पोर्टेंट बोरवेल्स जो मेरे को अभी तक बहुत मेमोरी है। तो फिर उसके बाद आई वेंट टू चुशूल सेक्टर, पेंगोंग में, लेह में, तार अपना जुमाथान, ये सब करते करते लोम्बा में, फिर हम ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी लड़ाई थी 1962 की। ये भी वैसी लड़ाई थी जैसी गलवान की लड़ाई आज है। फर्क ये था कि यहाँ पे हमारे पास उसी टाइम हमारी आज़ादी हुई थी, उसी टाइम तिब्बत के लोग यहाँ पे, दलाई लामा यहाँ पे आ गए थे, उसी टाइम चाइना ने थोड़ा सा अटैक कर दिया था। पर चाइना से ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ हमारे 114 बंदे हमारे शहीद हुए थे। चाइना के यहाँ पे 2-3 हज़ार लोग शहीद हो गए थे। और फिर रेजिंगला का ये बैटल बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें, क्योंकि ये रेजिंगला पीक है
और ये हम यहाँ पे ये एक बोरवेल कर रहे थे तारा पोस्ट के लिए, ये तारा पोस्ट है ऊपर, और यहाँ पे हमने ये पानी निकाला। फिर उसके बाद चुशूल में हमने पानी निकाला। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आ रही थी। जब यहाँ पे लोगों से मैं मिला तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई इसके बारे में कि सर यहाँ पे जब ये एयरशिप बनाई हुई थी वहाँ पे हमने त्रिशूल में, और वहाँ पे हमारी आर्मी बड़ी अच्छी लड़ रही थी, हथियार नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थी, लेकिन फिर भी जज्बा वही था विक्रम बत्रा वाला। और वहाँ पे हमारे जो मेजर साहब थे और जितने भी जवान थे बहुत हिम्मत के साथ लड़ रहे थे। लेकिन वो एयर स्ट्रिप बन भी गई थी और उन्होंने ये सोचा कि अब ये यहाँ पे हमारे को दिल्ली से एरोप्लेन यहाँ पे आएंगे आर्म्स और एमुनिशन और हमारे क्लोथिंग वगैरह लेके और हमारे खाने पीने का सामान लेके, और हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। और कोई ये सोच नहीं सकता था कि हम हारेंगे कभी भी। लेकिन उसके विपरीत हुआ। हमारे जो उस टाइम जो पॉलिटिकल मिस्टर नेहरू थे और उस टाइम जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थी और वहाँ के लोग थे, जिस तरह इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर जब गलवान की क्लैश हुई थी तो वो ले तक पहुँच गए थे और बोला कि 1 इंच नहीं देंगे। लेकिन उस टाइम क्या किया इन्होंने, वो बोला यार वहाँ पे भेजा ही नहीं इन्होंने, एरोप्लेन ही नहीं भेजा, और चाइना ने अपना एरोप्लेन वहाँ पे हरा दिया, तो मतलब भेज दिया, और मतलब थिंग्स हैपेंड इन अ वेरी बैड वे। और फिर हमारे ऐसे ही हम हार गए, मतलब हारे नहीं थे पर वो जबरदस्ती हम पॉलिटिकली हार गए उस वहाँ पे, पता नहीं किस बात के लिए। अब इम्पोर्टेंट ये चीज थी वहाँ पे कि अगर थोड़ा सा वो प्राइम मिनिस्टर हमारा वहाँ पे जाते उस टाइम लेह में जैसे अटैक हुआ था, तो चले जाते और मॉरल बूस्ट करते और अपने रिसोर्सेज 1-2 एरोप्लेन वहाँ पे उतार देते और एकदम इमीडिएट उनको सपोर्ट मिल जाती, जैसे इस बार गलवान में हमने दे दी। तो जो हिस्सा आज हम लड़ रहे हैं गलवान, तो बहुत सारा हिस्सा जो है चाइना हमारा पहले ही ऑक्यूपाइड कर चुका है। अक्साई चेन, उसमें हमारा अमरनाथ और मानसरोवर लेक तक हमारे हैं, वो उनके पास है। और हम ये छोटी छोटी गलवान के लिए लड़ रहे हैं, पैंगोंग सो के लिए लड़ रहे हैं। अरे भैया वो 1000 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, हमारे काफी अंदर आ चुके हैं, उनका कभी हमारे साथ बॉर्डर नहीं था, ये सारी टेरिटरी हमारी थी। और वो हमारी मेजर जनरल जोरावर की देन थी। 1839 में उन्होंने सारा ऑक्यूपाई कर रखा था, सारा का सारा जीत रखा था वहां तक, गिलगिट बलूचिस्तान और ये सारी चीजें। तो अब ये एक और हमारी फाइल हो गई, ग्राउंड वाटर चुशूल में निकाल के फिर पैंगोंग में निकाल दिया। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग, अब क्लाइमेट वाले दिन मैं इसमें ज़्यादा विस्तार से बात करूँगा कि कैसे ये था। तो पैंगोंग में भी हमने लुकुंग में, थाकुंग में, और बीच में लुकुंग मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट और थाकुंग मतलब लास्ट पॉइंट में भी हमने फ्रेश वाटर रिसोर्सेज निकाल के आर्मी की मदद की। ये लखनऊ में एक सेमिनार में हुआ और फिर इंडिया टुडे में एक आया था आर्टिकल। तो बेसिकली क्या था कि अब तक हमारे जो वाटर सोर्सेज थे और जो हमारे प्रिंसिपल्स थे एक्सप्लोरेशन के, वो इतने सटीक हो गए थे कि अब हमने पानी आएगा नहीं आएगा, नो वाटर नो मनी नहीं किया। अब हमने कॉन्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी कि आपको कितना पानी चाहिए उतना पानी हम दे देंगे। तो इस तरह से हमने काम शुरू किया। तो इस बार जब गलवान की लड़ाई हुई थी उससे पहले ही गलवान में हम 2013 में गया था, तो वो भी एक इनिशियल रेकी थी। 13 इंजीनियर रेजिमेंट था, ये सब 13 इंजीनियर्स रेजिमेंट के साथ मैंने काम किया था। तो जब हम गलवान में गए थे तो वहाँ पे तो बोरवेल हमने किए थे 2013 में हमने ड्रिल कर दिए थे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था यहाँ पे, एक था श्योक रिवर को क्रॉस करना, क्योंकि इससे आगे गलवान से आगे हमारा जो एरिया आता है चुमताश और उसके आगे दौलत बेग गुलडी। तो दौलत बेग गुलडी को पहुंचने के लिए ये एक श्योक को बहुत प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि जब मैं 2013 में गया था यहाँ पे रोड्स भी इतने अच्छे नहीं थे, कच्चे रोड हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप बिल्कुल, कुछ रोड के नाम पे कुछ नहीं। और ये वाटर बॉडी है, यहाँ पे इन्होंने पानी ऐसे इकट्ठा किया था उस टाइम और उसी से ये करते थे। लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि ये जो यहाँ पे ये श्योक रिवर है, इसको कैसे हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 महीने के लिए आते थे जब तक ये मेल्ट नहीं करता था श्योक ग्लेशियर।
लेकिन अगर आपने उसके बाद आना है, जैसे जून में मेल्टिंग शुरू हुई, तो ये ट्रक के ट्रक भागेगा, लेकिन आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। श्योक है, श्योक रिवर, जैसे सैंगपो सौरो ऑफ चाइना है, वैसे ये हमारा सौरो है। तो यहाँ से फिर हमारी जो फोर्सेस थी सारी की सारी पैराड्रॉपिंग पे निर्भर करती थी। तो अब मेरे को इंजीनियरिंग का कोई वो नहीं था, कोई वो नहीं था, लेकिन फिर इनके साथ मिलके मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि ये ब्रिज नहीं बना पा रहे थे इसके ऊपर। तो आप देखेंगे कि अभी पिछले 2019 में, मेरा ख्याल ये 19 में शायद पहली बार उसको इनॉग्रेशन हुई है ब्रिज की, जो अपने डिफेंस मिनिस्टर ने की थी शोक रिवर पे यहाँ पे। तो वो जो कॉन्सेप्ट दिया था वो मैंने किया था, वो पाइलिंग का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि यहाँ पे आप कर नहीं सकते थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहला इंडिया का ब्रिज बना जो कि पाइल्स का था। तो यहाँ पे पाइल की हमने फाउंडेशन कर दिया। मैंने कहा कि अगर फ्लड भी आ गया तो आपके पास सिर्फ ऊपर ऊपर का मटेरियल जाएगा, नीचे का आपका ये पूरा का ब्रिज बना रहेगा। और उसके कारण चाइना कभी सोचता नहीं था कि वो हम कभी ये ब्रिज यहाँ पे शो को टेम कर पाएंगे। और ये हमने 2013 में उसकी फाउंडेशन रखी थी, और 2019 तक ये कंप्लीट हो गया था। मतलब काफी टाइम लग जाता है यहाँ पे बनाने में। और ये सारा का सारा पाइलिंग कंसेप्ट से ये हमने बनाया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रिज है। और ये सारा फिर जब गलवान के क्लैश हुए थे, अभी मैं वहाँ पे जब गया था, तो ये कई जगह बहुत प्रॉब्लम रही है पानी की। और ये ये जो है स्कल्स मिलते हैं आपको कैमल्स के के पूरे आप देख पाओगे कि सड़क वहाँ पे नहीं है अभी भी। अब पर इस बार जब मैं गया हूँ 2020 में, तो देखो एक टाइम था जब दौलत बिग उल्टी को जाने के लिए हमारे को कम से कम 24 से 28 दिन लग जाते थे। हमारे टाइम में जब मैं 2013 में गया था, तब भी काफी टाइम, मतलब 2 या 3 दिन लग गए थे वहां पहुंचते हुए। लेकिन अब 24 घंटे के अंदर अंदर आप डीवीओ पहुंच के वापस, मतलब इतने अच्छे रोड्स बना दिए बॉर्डर रोड्स ने, अब इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। पर उस टाइम अगर अभी भी आप ट्रैक जंक्शन की ओर जाओगे, एक तो मतलब वहां पे है, तो वहां पे अभी भी ट्रैक जंक्शन क्या था, ये ओल्ड सिल्क रूट का पार्ट था। तो वहां पे आपको इतनी बोन्स मिल जाएंगी। तो ये बोन्स का क्या था, इतने ज्यादा मरे होते थे, तो उन्होंने वो सारी हड्डियां बना रखी थी, एक ट्रैक बना रखा था, उसको ट्रैक जंक्शन अभी भी होते हैं। और वहां से वो जो ट्रेडर्स आते थे और जाते थे, वो उसी रूट को कम से कम फॉलो करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वहां पे कभी सैंड स्टोन्स आ रहे हैं, कभी एकदम इराटिक वेदर हो रहा है, मतलब अभी बर्फ पड़ रही है, अभी धूप निकल रही है, अभी स्टॉर्म चल रहा है, मतलब इतना इराटिक बिहेवियर है वहाँ पे। और ये पानी के सोर्स वहाँ पे आर्मी ने अपने हिसाब से भी डेवलप किया, और हमने भी कुछ। और फिर एक मैंने 10,000 साल पुराना वहाँ पे लेक भी फाइंड किया था, क्या जो बर्स्ट कर गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक इंटरव्यू भी इन्होंने किया था उस टाइम। तो वो दौलत बेग ओल्डी के सारा सेक्टर में फिर हमने सारा पानी एक्सप्लोर किया था इसमें सारा, और पाया था। और ये एक पहले का आर्टिकल है, ये इंडिया टुडे में छपा था। तो अब ये है कि अगर हमारे को बेसिकली, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक जियोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि पीछे भी आपने जब मैं प्रेजेंटेशन दी थी कल भी मैंने, तो आप लोगों के बच्चों के तौर पे आपके ये प्रश्न रहते हैं कि एज ए जियोलॉजिस्ट आप क्या करोगे। एज ए जियोलॉजिस्ट आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सोसाइटी भरी पड़ी है हमारी प्रॉब्लम्स के साथ। आप कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, उनको जोड़ो। देखो रिसर्च पेपर लिखना और ये करना, वो हमारी सभ्यता का मतलब बहुत, अब जैसे वो लिखते रहो छापते रहो, उसका कोई है भी महत्व या नहीं है, वो भी बहुत डाइसी है, वो विषय है, थोड़ा एकेडमिक इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन आपकी जो साइंस है वो प्रैक्टिकली कितना जल्दी आप उसको सोसाइटी तक पहुंचा सकते हो, और उसका कितना जल्दी सोसाइटी को फायदा दे सकते हो, उसको काम उस तरह से करो, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अपने उसको लेके, सब्जेक्ट को लेके। अब अगर डॉक्टर और इंजीनियर यही सोचते रहेंगे यार हमारा भविष्य क्या होगा, अरे आप सीखो तो सही पहले। 4 साल आपने लगा दिए जियोलॉजी में, आपने सीख लिया, साथ में आप प्रैक्टिकल भी करो, किसी कंपनी में नौकरी कर लो, जीएसए के साथ ट्रेनिंग कर लो, और भी कुछ करके। तो आप जब आप सीखते जाओगे तो आपके पास ये क्रेडिबिलिटी हो जाती है कि मैं ये कर सकता हूँ। जिस दिन आप ये बोलना शुरू कर दोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपके पास कोई भी जॉब्स की तो छोड़ो, आप कंपनीज बनाओगे और आप एम्प्लॉय करोगे और इंजीनियर्स को और ये सबको, और इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज बना के आप चला सकते हो। तो ये सफर जो था हमारा,
ये पानी का था, और इसके साथ अब कल हम क्लाइमेट के बारे में बोलेंगे थोड़ा सा, और फिर एनर्जी के साथ मेरा इंटरेक्शन कैसे रहा था, तो वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम। हेलो हेलो। Yes, sir, you are audible, sir. ओके सर, ओके। Yeah. तो So it was a very enlightening talk. I won't say it is a talk, but it is, you can say, kind of future guidance to all the young geologists who are present here. And with this, I will just ask students if they have any kind of questions, so they can just come up with. Yes, all of you can ask questions if you have any question. Salute. Yes, really salute. थैंक यू। आपने बिल्कुल डाउन टू अर्थ वे में, जैसे जियोलॉजिस्ट को जिस तरह से होते हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके आपने बिल्कुल पूरा, बिल्कुल विदाउट एनी प्रिटेंस, विदाउट एनी शो, बिल्कुल सच्चाई बताई है, और इतने अच्छे ढंग से, इतने लूसिड वे में आपने बताया है, और आई एम श्योर कि बच्चे जरूर इंस्पायर हुए होंगे। थैंक यू मैम। पूछो बेटा क्वेश्चन, एनीथिंग यू फील लाइक। हेलो सर, हाँ, am I yes, audible? ma'am. सर, वो जो ले में आप सबने मिलके जो ड्रिल रिग खरीदी थी, तो उसके पैसे गवर्नमेंट ने नहीं दिए थे बाद में? नहीं, वो फिर मैं क्या किया था, क्योंकि मेरे को, फिर मैंने बताया था मैं एक हाइड्रोजियोलॉजिस्ट था हिमाचल गवर्नमेंट में, तो आई क्विट माय जॉब, आई फाउंड माय ओन कंपनी। उसका नाम मैंने रखा था आर्या ड्रिलर्स। आई टुक लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक। कुछ घर वालों ने जबरदस्ती, जैसे मेरी माँ ने अपने वो जेवर, इतने मेरे फाइनेंशियली स्ट्रांग तो थे नहीं, तो फादर ने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि ये सब नौकरी वोकरी कर रहा है, अपना आराम से कर, क्योंकि ही वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड माय मदर वाज आल्सो टीचर। तो उनको ये था कि बस एक गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई है, तो अब ये पंगे क्यों ले रहे हैं ज्यादा जिंदगी में ना। तो पर मेरे को ये था कि मेरी 7th जोन आ रही है और मेरे को जाना है, बस जाना है, तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी। तो नौकरी के पीछे मतलब मेरा दिमाग, मतलब ना तो मैंने कभी, जैसे पीएचडी में कभी मेरे को स्कॉलरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और क्योंकि वो बंध जाता है फिर इंसान, और मैं बंधना चाहता नहीं हूँ किसी चीज से। और फिर वो जैसे अब ये नौकरी भी थी, बस जितना, जब तक मेरे को जरूरत थी, जब तक मैंने सीखना था तब तक सीख लिया, लेकिन फिर उसके बाद मेरे को और करना है सोसाइटी को, और वहां पे जाके मेरे को फ्रीडम चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं चाहिए, वहां पे मेरे को परफॉर्मेंस देनी है अपनी। ये मेरे को बोरवेल देना है, तो मैंने अपनी कंडीशन ये रखी थी कि नो वाटर नो मनी। अगर आप सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के भी किसी जियोलॉजिस्ट से मिलोगे, या किसी भी इंडिया में या कहीं पे भी, तो वो कहेंगे हम ये बोर कर देंगे, पानी मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है, या 60% रिजल्ट आ जाएगा, या 70% रिजल्ट आ जाएगा, या 80% आ जाएगा, पर फिर भी हमारी कंपनी की जो पॉलिसी जब मैंने बनाई थी उसमें था 100% रिजल्ट, नो वाटर नो मनी। पर अब हमने ये भी कर दिया था कि आपको अगर 1 लाख लीटर पानी चाहिए तो विल गिव यू 1 लाख लीटर वाटर, इफ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर दैट वाटर वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग। तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हमने इतनी टफ कर दी थी, वो उनके लिए टफ लगती थी, पर हमारे को लगता था ये बहुत आसान है, क्योंकि जब आपको जियोलॉजी समझ में आ जाती है, पत्थर समझ में आते हैं, पानी समझ में आता है, तो फिर आपके लिए तो बहुत आसान है ना। और जब आप कह रहे हो कि पैसे कहाँ से आए, तो ये सारा का सारा, फिर आप देखो मैंने क्या बताया आपको, पैसे आपके पीछे पीछे भागेंगे। पैसे कोई, अब जैसे धीरू भाई अंबानी जी को पेट्रोल पंप पे काम करते थे, उनको आया यार मैंने सारे सारे अपने इंडिया को कपड़े पहनाने हैं, सबको पहनाऊंगा, और उन्होंने एक विजन सा लिया, फिर इनका दिमाग में मैंने तेल करना है तो तेल का विजन ले लिया। तो जो भी आपके पास आइडियाज आते हैं, आप सोसाइटी के लिए अगर आप काम करोगे तो पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, आपको आइडियाज की कोई कमी नहीं रहेगी, और आपको हेल्प करने वाले अपने आप आ जाते हैं। वो पैसा वैसा की परवाह नहीं करनी चाहिए आपको कभी भी इन सब चीजों के प्रति। आप निकल पड़ो, अब जैसे निकल पड़ो, आप जैसे स्वामी दयानंद निकल पड़े, स्वामी विवेकानंद निकल पड़े, तो बस आप देश के लिए कुछ भी करो, अच्छा सा सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो,
और करोगे तो सब कुछ आपके पास अपने आप आता रहता है। और हमने तो कभी सोचा नहीं था यार कि रोटी अब जब आप अभी रवीश ने तो काम किया हुआ वहां पे लेह में, हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता था, हम चल पड़ते थे बस। हमारे को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और मैं वेजिटेरियन हूँ, अंडा भी नहीं खाता हूँ, अब तो चाय भी नहीं पीते हैं हम, फिर भी मैं लेह में पूरा माइनस में रहते हैं और आराम से। अब 20 साल मेरे को वहां पे हो गए हैं, तो जो आपका था कि पैसे कहाँ से आते हैं, तो पैसे अपने आप आ जाएंगे। अब तो आपके पास इतने स्टार्टअप्स हैं, आपके पास इतने वो हैं, पहले ये सीखो क्या आपने करना है, कैसे करना है, और उसमें फिर आपने टाइम देना है, कितना टाइम देना है। अब मेरे को तो यही था कि कोई भी पीक होगी मैंने उसमें पानी ढूंढना है, और आर्मी के पास पीक्स थी, मेरे पास पानी की टेक्नोलॉजी थी, और मेरे पास वो जज्बा होता था ढूंढने का, और मैं देता था उनको। फिर सिविल पॉपुलेशन के साथ किया, सद्भावना में हमने त्याक्षी भूमतांग में किया, तो मतलब ये सब चलता रहता था। फिर यहाँ पे हिमाचल में इतनी इंडस्ट्रीज लगी है, टाटा का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था, वो बंद हो रहा था, उनके पास पानी नहीं था। डीएलएफ का प्रोजेक्ट आ रहा था यहाँ पे 300-400 करोड़ रुपए का, वो बंद हो रहा था क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा था। मैंने सबको पानी दिया। कई होटल्स बोलते थे हम इन्वेस्ट, तो मैं इन्वेस्ट कर देता था पानी, तो मेरे को पर लीटर देते रहो। तो मतलब बहुत इनोवेशन, और बहुत अपने आप को बस फ्लेक्सिबल रखो, तुम्हारा ही मकसद होना चाहिए कि तुम्हें देना है, तो वो कोई लिमिट नहीं है मतलब इन चीजों की। पर एक जियोलॉजिस्ट की तरह सोचना है, तुम्हारे फंडे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और अब देखो, तुम नो वाटर नो मनी कहोगे, तुम ड्रिलिंग रिग खरीद भी लोगे, ड्रिलिंग रिग्स की कमी नहीं है यहाँ पे, पर पानी देके पैसा लेना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आप बस ये देखो कि महिमा कि आप इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं जियोलॉजी में, निच किस में आपका आता है उसमें फिर बेस्ट करो, और बेस्ट ऐसा करो कि आपसे बेस्ट दुनिया में कोई ना कर सके। हम तो बोलते हैं कि हम हाइड्रो जियोलॉजी, माउंटेन हाइड्रो जियोलॉजी में हमारे से बेहतरीन दुनिया में कोई नहीं कर सकता, चाहे अमेरिकन हो चाहे यूरोपियन हो। उनको अपने लॉज बदलने पड़ जाएंगे, उनको अपने ये बदलने पड़ जाएंगे, लेकिन जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो हमारे बेस्ट है, ठीक है ना। तो आप उस तरह से ये नहीं करना कि वो बाहर जाके सब कुछ होगा। हमारे इंडिया में बहुत कुछ है, प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, सॉल्यूशंस भी हमारे को यहाँ पे लोकलाइज निकालने हैं और चीप निकालने हैं, ताकि वो एप्लीकेबल भी हो। तो जियोलॉजिस्ट का ये होता है कि अगर इंजीनियर ने कोई प्रोजेक्ट बनाया 1 करोड़ रुपए का, तो आप उसको 50 लाख में कैसे लाओगे, और तब आपकी वैल्यू बनती है। फिर आप अब कोई भी चीज होगी तो बोलेंगे यार आर्य से पूछ लो यार, ये फिर कुछ वो कर देगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। हाँ जी सर, जो वाटर आप माउंटेन्स में आपने निकाला सर, द ग्राउंड वाटर, सो उनके कंपोजिशन में वेरिएशंस होते हैं होंगे, जो वाटर में कहीं ज्यादा सिलिका हो, कहीं ज्यादा ये होगा, तो सर क्या उनसे भी हम कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं अबाउट द रीजन थोड़ा बहुत? इज इट पॉसिबल, इज इट अ पॉसिबिलिटी? क्यों नहीं कर सकते यार, ये मतलब हर चीज देखो साइंस है। इसके साथ हमने ना एक मेरे फ्रेंड बन गए थे वहाँ पे लेह में ही, एक IALS, इंडियन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लद्दाख स्टडीज, ये अपनी हर साल एक पहले तो करते थे, पता नहीं अब करते हैं कि नहीं करते, तो एनुअल ये कॉन्फ्रेंस करते थे जितने लोग लद्दाख स्टडीज पे इंटरेस्टेड थे। तो ये एक मेरे दोस्त बनकर हमने 2-3 पेपर्स भी लिखे हैं इसके बारे में। एक फ्लोराइड के बारे में, एक आयोडीन के बारे में, फ्लोराइड के बारे में शायद, तो जियो मेडिसिन के बारे में भी वो आप काम कर सकते हो इसमें, कि कैसे आपकी फ्लोरोसिस, जैसे आयोडीन था तो इन द सैंकोफिचोजोन के नॉर्दर्न साइड में आयोडीन की डेफिशिएंसी है, और इन द सैंकोफिचोजोन के सदर्न साइड में आपके पास आयोडीन के प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पे। तो वो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, यहाँ पे डेफिशिएंसी क्यों है, और वहाँ पे ज्यादा ठीक क्यों है, तो वो उसने पूरा पहले वो मेडिसिन करके उन्होंने काम किया था। फिर जब जियो मेडिसिन करके किया हमने, तो वो जियोलॉजी से कैसे रिलेटेड आपका जो वाटर होता है, तो वाटर से कैसे वो, अगर आपकी आयोडीन वाटर में डिसॉल्व है या नहीं है, तो उसमें भी आपकी मतलब अगर आप देखो तो सूचो जोन के आसपास में मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मतलब ये भी फ्यू किलोमीटर्स की बात है, लेकिन इधर के विलेजेस में डेफिशिएंसी है, इधर के विलेजेस में नहीं है, तो उसमें आपके जियोलॉजिकल पैरामीटर्स आ जाते हैं, तो आप जियो मेडिसिन पे काम कर सकते हो। अगर आप फ्लोराइड, जैसे तांगसे में कुछ विलेजेस हैं जहाँ पे फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम है, फ्लोराइड वहाँ पे बहुत ज्यादा आ जाता है या कम है, तो इस तरह से आप कर सकते हो बहुत काम। पर अभी जो हमारा जो विषय था वो सारा का सारा, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, तो हमारा सारा एम्फोसिस था एक्सप्लोर करना क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव भी करने लगे हैं, लेकिन वो क्वालिटेटिव मैंने उनके साथ 2-3 पेपर्स लिखे थे। और फिर हल्ले में एक बार ऐसा हो गया था कि
जब हम ड्रिल कर रहे थे वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी, जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है वहाँ के लिए, तो उधर जो पंच था उसको हम देख रहे थे, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, घोड़े भी वहाँ पे कर रहे हैं, गाय भी वहाँ पे है, तो उनकी सबकी सब मेरे को लगा कि यार यहाँ पे कर रहे हैं और पानी के बच्चे वहीं से पी जा रहे थे, उसी हल्ले की वो एक स्ट्रीम है वहाँ पे, मतलब इतना नहीं है, लेकिन और थोड़ी देर के बाद ही उनके पेट में दर्द हुई होगी, और वो बेचारा हमारे को लंच में इन्वाइट करने के लिए आ रहा था, लेकिन उसका बेटा एकदम सीरियस हो गया और उसकी डेथ हो गई। वो छोटा सा बच्चा था, खेल रहा था, और मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई थी उस टाइम, और मैं उस टाइम वो सारा रिकॉर्डिंग में है कि मैं उसको बोल रहा था यार ये यहाँ पे घोड़ों का भी है, फीकल कंटामिनेशन भी, और ये भी है, ये भी है। अब ये खत्म हो गई बात, फिर उसके साथ मैंने अपने जो फ्रेंड था मेरा अमेरिकन बॉस्टन, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में भूल गया, तो उनके साथ वो पेपर हमने छापा, तो उसमें जो फिर उनके वो साइंटिस्ट आए थे, मेडिकल आए, हमारे को वहाँ पे इनर लाइन परमिट ले के वहाँ पहुंचे उनके साथ, तो जब वो उन्होंने एनालिसिस किया उसका, तो ये पाया कि जो ह्यूमन हमारी जो कंटामिनेशन है, जैसे अब उनके पेट जल्दी खराब हो जाते हैं अगर यूरोपियंस आए या वाइट स्किन आए यहाँ पे, तो हमारे इतने नहीं होते, हमारे इम्यून सिस्टम थोड़ा सा है, लेकिन बाद में पता लगा कि जो इकोलाई है, जो उनका है इकोलाई और हमारा इकोलाई बड़ा डिफरेंट है। तो जो ब्रिटिशर्स वहाँ पे या जो यूरोपियंस वहाँ पे आए थे, जिन्होंने हमले की ऑब्जर्वेटरी को वो किया एस्टेब्लिश, उसका कहीं पे फीकल कंटामिनेशन यहाँ पे इसमें जो स्ट्रीम्स के वाटर के साथ वो हो गया, और उसके कारण वो डेथ्स हो रही हैं। पर ये हमने अब लेके नहीं आए वहाँ पे न्यूज में, क्योंकि फिर वो बाहर के बंदों को ही बयान कर देते, तो वो कुछ और सा रीजन देके उसको पर ये दिस इज द लेवल ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी वर्कड आउट, कि इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सारी वाटरबोर्न डिजीजेज हैं, और वाटरबोर्न डिजीजेज भी हैं, तो सारा का सारा आर्सेनिक प्रॉब्लम है तुम्हारा यहाँ पे, अब यहाँ पे यूरेनियम की प्रॉब्लम आ रही है पंजाब में, कहीं पे बांग्लादेश साइड में और बंगाल साइड में, और कहीं कहीं जगह में आर्सेनिक की प्रॉब्लम है। तो ये सारी की सारी इनके सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, इनके सारे के सारे सॉल्यूशंस जियोलॉजी से रिलेटेड है। तो अगर आप वहाँ पे अच्छी जियोलॉजी की तरह काम करके वो सारा एनालिसिस बेड बाय बेड कर लोगे, तो एकदम आपको पता लग जाएगा कौन सा टैप करना है, कौन सा नहीं करना, और वो आपके सारे सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। तो Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है ना, और ये करना चाहिए जो भी है, ये सारा का सारा एनालिसिस वगैरह करके, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑल्सो सर, क्या आप थोड़ा सा हाइड्रोस्टैटिक जोनेशन का बता सकते हैं कि व्हाट इज इट अबाउट, एंड थोड़ा सा देखो, जैसे बायोस्टैटिग्राफिक जोनेशन होती है, लिथोस्टैटिग्राफिक जोनेशन होती है, ये क्या होता है कि जहाँ पे आपकी लिथोलॉजी सेम मिल रही है, मतलब सेम का मतलब ये होता है कि अगर सैंडस्टोन मिल रहा है आपको यहाँ पे, तो वो आपको किलोमीटर तक, अब 2400 किलोमीटर का तो ये हिमालयन का एक्सटेंट है 2000, तो उतनी आपको वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट लाइक अगर आप ट्रेस आउट करोगे तो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है वो, पर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा वो, है ना। तो ये उसकी एक जोन्स बन जाती हैं डिफरेंट। तो हमने क्या किया था, जैसे अब डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, तो डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस को जब हम एक सेगमेंट सा बना के, तो उसको वाटर बिहेवियर सबका नापा हमने, कि जैसे एक ये फॉर्मेशन है, तो इसके साथ अगर आप इन पैरामीटर्स के साथ चलोगे, तो इस फॉर्मेशन में हो गया, तो एक ये जोन बन गई, ये दूसरी जोन ये बन गई, तो मेटामॉर्फिक्स में कैसा ये बिहेव करता है, सेडिमेंट्री होंगे तो कैसा बिहेव करेगा, इग्नियस होंगे तो बेसाल्ट्स में ये कैसा बिहेव कर रहा है, तो कैसे कैसे आपके सारे के सारी, और इंटर माउंटेन वैली रीजन में कैसा कर रहे हैं, तो ये सारी जोन्स हमने बना दी थी ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में। लेकिन इसके कुछ पैरामीटर्स थे, वो लिथोलॉजी से बेस्ड थे, जियोमॉर्फोलॉजी से बेस्ड थे, रिचार्जिंग से बेस्ड थे। ये चारों के चारों 3-4 पैरामीटर्स आप लेके या फ्रैक्चर्स के साथ या लिनियमेंट्स के साथ बेस्ड करके इनको कंबाइन करोगे, तो वो सारे के सारे अगर पैरामीटर्स आप इस जोन में मिल रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आप इतना पानी ले सकते हो यहाँ से लेके, और इसमें मिल रहे हो तो इतना पानी ले सकते हो, और वो सारे केस स्टडीज हमने करके इस तरह से डोनेशंस की थी। तो वो इंस्पायर्ड था मेरा, क्योंकि मैंने फॉसिल से स्टडी किया हुआ था सारा, तो मेरे लिए आसान था देखना कि ये ओवर बैंक फीचर्स का है, चैनल फीचर्स का है, क्योंकि मेरे को फॉसिल्स के कारण ये सारी स्ट्रॉन्ग एफिनिटीज हो गई थी, और बायोस्टैटिग्राफिक कोरिलेशन हमारे लिए चाहे वो यहाँ पे कुछ मिल रहा है, तो उसको धर्मशाला से कैसे कोरिलेट करना है, अगर वो चीज़ वहाँ से मिल रही है, तो वो उस वे में मेरा पेलेंटोलॉजी ने या जो वो नॉलेज थी उसकी, तो उसने काफ़ी हेल्प की। तो आपको ये पहले पता करना पड़ेगा कि जो स्ट्रेटा है आपका, वो लिथोलॉजी आपका कंस्टेंट्स क्या क्या है, तो फॉर्मेशंस आपको पता है, यहाँ पे भी ये मिल रहा है तो मेरे को वहाँ पे भी ये मिल रहा है, तो अफगानिस्तान में भी अगर ये मिलेगा, पाकिस्तान में भी ये डूमरी फॉर्मेशन अगर वहाँ पे मिल रही है, मेरे को नेपाल में मिल रही है, चित्रवता फॉर्मेशन अगर मेरे को वहाँ मिल रही है, तो फॉर्मेशंस के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन लिथोलॉजिकली कंस्टेंट्स तो वही रहेंगे ना आपके।
और अगर आपके लिथोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स वो रह गए और आपके पास जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, तो मोर और लेस आपका जर्नी जो है एक्सप्लोरेशन के मामले में बहुत आसान हो जाती है। तो उस तरह से मैंने बायोस्टैटिग्राफिक और लिथोस्टैटिक बेसिस पे ये हाइड्रोस्टैटिक जियोग्राफिक जोनेशंस पॉइंट की। कुछ समझ में आया या नहीं, या ज्यादा बोल गया मैं? आ गया सर, नहीं सब सर, समझ में आ समझ में आया सर। बहुत ही lucid, very beautifully explained. और बताओ कुछ। सर मैं तो मतलब इतना डिस्कनेक्ट हो गई थी जियोलॉजी से जब से लॉकडाउन हुआ है, एंड अभी क्लासेस भी नहीं चल रही थी। बट आपका लेक्चर मींस टू बी रियली ऑनेस्ट, ये मेरा शायद फर्स्ट लेक्चर है जो मैंने ध्यान से सुना है अभी जो मैम ने स्टार्ट किया है ये सीरीज ऑफ तो लेक्चर्स। तुम कल नहीं आई थी? नहीं नहीं सर, मैं नहीं आई थी ड्यू तो टू सम रिकॉर्डिंग सुन रीजन। लेना फिर। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सुनूंगी मैं। देखो तो जियोलॉजी मुझे में कभी भी तुम अनइंस्पायर्ड से होते हो तो मेरे से बात कर लिया करो कभी भी। सर आपने श्योर तो सर। बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया। हाँ, आप इतना डिफरेंट सोचते हो, हमने कभी नहीं सोचा इस वे में कि क्योंकि मैंने किताबें ऐसा नहीं भी ना हो पढ़ी सकता ज्यादा। है, और हमने सिर्फ वही करी है। इसमें पता है क्या है, बेसिकली क्या है कि आपको, आप ये सोचो कि यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। सोचना शुरू कर दो आज से ही कि तुम्हारे बगैर तो ये कंट्री चलनी नहीं है। सर और मतलब 5 साल बाद कैसे मुझसे बढ़े मिलकर भी आगे? तुम यही बोलोगे कि हमारे बगैर कंट्री चलनी भी नहीं है और हम ये चला के दिखाएंगे, इसको सोने की चिड़िया बनाएंगे। सोने की चिड़िया कौन बनाएगा इसको? हमारे जैसे जियोलॉजिस्ट बनाएंगे इसको। आप जैसे जियोलॉजिस्ट बनाओगे फ्यूचर में। अब हमने तो चलो तो छोटा मोटा पानी में कर लिया, कुछ इधर कर लिया, कुछ उधर कर लिया, लेकिन अभी बहुत कुछ करने को है। हमारे पूर्वजों ने कोलर गोल्ड माइन ढूंढ ली थी, ये इतने वो ढूंढ लिया था, क्या बोलते हैं, डायमंड्स ढूंढ लिए थे यहाँ पे। और उसके बाद तो ये सब अंग्रेजों ने किया, बस उसके बाद ये हिल ही नहीं पा रहे हैं जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं सारे। एक तो बिल्कुल ही वो क्या कहूँगा मैं टर्मिनोलॉजीज नहीं यूज करना चाहता हूँ, बस वो अब वो छोड़ दो उन सब चीज़ों को। आपने एक नई दिशा निर्धारित करनी है, एक नया सोच से शुरुआत करनी है। और इन जो बीच वाला जो चैप्टर है और ये जो अंग्रेज वाला चैप्टर है, छोड़ दो इन सबको, बस इनको स्टडी मत करा करो ज़्यादा। तुम अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट करो। जब ये सोने की चिड़िया थी, जब जब ये वो था, तो हमारे वो कैसे करते थे, अजंता लोरा कैसे बने, ये इतने बड़े बड़े टेम्पल्स कैसे बने, उन्होंने कैसे बनाए। कभी भी किसी टेम्पल में साउथ में चले जाओ या नॉर्थ में चले जाओ, जो पुराने हो वो उनको स्टडी करो, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वो पुराने जमाने की जियोलॉजी जो थी और हम वहाँ पे आज कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते हैं। उस तरह से जब आप सोचना शुरू करोगे सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप एक जियोलॉजिस्ट हो, जो आपने एक लाइन खींच दी है, वहां से आगे फ्लड नहीं आएगा, साइक्लोन की हिम्मत नहीं होगी उसको क्रॉस करने की। अगर मैंने यहाँ पे फ्लड लाइन खींच दी है तो यहाँ पे कभी भी रिवर का फ्लैश फ्लड आएगा नहीं। अगर मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बना दिया तो ये अर्थ के इसको छू नहीं सकता। जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे को अब नजर आ रहा है यहाँ पे फ्लड भी आ रहा है, लेकिन मेरे को आर्मी को पानी पहुंचाना है और मेरे को ये भी बचाना है कि उसको वो बच भी जाए। जब फ्लड आएगा तो मेरे को उसकी प्रोटेक्शन भी करनी है। वो किसी को समझ में नहीं आएगी क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है वो यार। वो जब मेरी प्रॉब्लम है तो वो मेरे को समझ में है, तो मेरे को इसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो वो उस लहजे से जब आप काम शुरू कर दोगे करना, तो आपको इतना मजा आना शुरू हो जाएगा और फिर सोल्यूशन नजर आएंगे आपके पास। आप बोलोगे कि मेरे पास तो कहाँ, अब हमारे पास तो कभी बिल ही नहीं होता यार, कि कोई हमारे को बोल दे यार कुछ भी कर लो तुम। अब ये मैं कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ कि ये सारा मैं ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज रवीश जी ने मेरे को दी है। ये मैं भी बड़ा खुश था कि चलो इसी बहाने बच्चों के साथ इंटरेक्शन होएगा और जो छोटा मोटा हमने सीख रखा है उसके साथ वो आपको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फील्ड में होते तो हमारे को ये पेपर पब्लिश करने का इतना शौक नहीं होता है, हमारे को ना किसी को बताने का शौक होता है, क्योंकि तुम अपने आप में इतने मस्त होते हो ना, इतने मस्त होते हो कि तुम्हारे को बस यो जस्ट कि ठीक है अब ये अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज मिली है ये सब। अब आप लोग उसमें, तो बेसिक चीज यही है, आप अपने अंदर पैदा करो जियोलॉजी के प्रति प्यार। फिर पत्थर ढूंढो, अगर आपको नहीं लाइक करता है तो फिर वो जैसे वो 3 इडियट्स देखो फिर यार,
कि आपको जिंदगी में अच्छा क्या लगता है। बेसिकली नहीं जरूरी आपने जियोलॉजिस्ट बनना, कुछ भी बनो, लेकिन जो भी काम करो वो बेस्ट करो, उसमें मस्त आना चाहिए, और तुम्हारे को किसी से पूछने की जरूरत ना होना चाहिए कि इससे पूछो या उससे पूछो। जो तुमने कर दिया वो दुनिया में फाइनल होना चाहिए, उसको चेंज नहीं कर सके कोई भी। इस तरह से काम करना है। वो धीरे 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 जब आप आज बनाओगे, 4-5 साल के बाद वो आपका अपने आप एटीट्यूड बन जाएगा वो सारा। वो चाहे जियोलॉजी में बने या किसी और फील्ड में बने, पर बनाओ ऐसे ही। अब हमारे को ऐसे जियोलॉजिस्ट की बहुत, हमारे को तो जियोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है यार। माइनिंग में जरूरत है, यहाँ पे कितनी माइनिंग करनी है, क्या करना है, यहाँ पे पोल्यूशन में जरूरत है, क्लाइमेट चेंज में जरूरत है, रेलवे बिछानी है लाइन उसमें जरूरत है, रोड्स बनानी है उसमें जरूरत है, पुल बनाने हैं उसमें जरूरत है, टनल्स बनानी है उसमें इतनी जरूरत है, डैम्स बन रहे हैं यहाँ पे उतनी जरूरत है। आप परेशान हो जाओगे कि मैं क्या क्या करूंगा। करने वाले होने चाहिए आपको, थोड़ा सा बस जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लेते जाओगे उतना अच्छा होता रहेगा। पर अभी ये इमीडिएटली सोचो कि मैं लगते ही यहाँ पे कुछ बन जाऊं, हो सकता है आप कहीं नौकरी लग जाओगे तो बस फिर वो ओएनजीसी की तरह रह जाओगे या आप जीएसआई की तरह रह जाओगे। पर उससे बियॉन्ड सोचो ना, सीख लो, सब कुछ सीख लो, सीखते रहो और फिर अपनी कंपनी बनाओ अच्छी सी जियोलॉजी की, वर्ल्ड क्लास कंपनी हो, कंसल्टेंसी दो सबको, बहुत बढ़िया काम है। मतलब मेरे को तो, मैं तो नौकरी कर ही नहीं सकता था जिंदगी में, आज भी मेरे को कोई बोल दे नौकरी तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि फिर मेरे को सब कुछ अच्छा ही करना है, सब कुछ सही करना है। और जब आप नौकरी करते हो तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, चाहे वो आप ओएनजीसी में हो चाहे वो जीएसआई में हो। आपको 3 साल के बाद उठा के कहीं फेंक देंगे जीएसआई में। जीएसआई क्यों कुछ नहीं कर पा रही है? क्योंकि वो 3 साल के बाद ट्रांसफर हो जाती है। मेरे को यहाँ पे 20 साल 25 साल लग गए हैं, मतलब 88 से मेरा मेरा मतलब मैं जुड़ा हूँ इनके साथ, तो अब मेरे इतने साल हो गए हैं, अब कहीं जाके मैं कॉन्फिडेंटली कुछ बोल पाता हूँ हिमालयस के बारे में, क्योंकि मैं मेरे को, लेकिन वो जीएसआई में आपको नहीं मिलेगा। वो 3 साल के बाद आज आप इग्नियस में कर रहे हो, कल आप सेडिमेंट्री में कर रहे हो, कल आप उधर कर रहे हो, कल आप नॉर्थ में हो, कल आप वहाँ पे हो, वहाँ पे बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं। यार छोड़ो यार, जहाँ पे हमारे को काम देते हैं मैपिंग वूपिंग करके आ जाते हैं बस थोड़ी बहुत। तो इस तरह से जीएसआई की भी ओवरऑलिंग की जरूरत है बहुत ज्यादा, ओएनजीसी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब हमारे जियोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं जितने वेल्स में जाता हूँ तो कोई भी हमारा ये नहीं होता कि हमारे इंडियन जियोलॉजिस्ट ने ये वेल की साइट दी है। वो बाहर के बंदों को हम एक्सप्लोर करने दे रहे हैं। टनल यहाँ पर रोहतांग में बन रही है, वो बाहर के जियोलॉजिस्ट आ रहे हैं। नापता झाकड़ी की टनल्स बन रही हैं, वो सारे बाहर के जियोलॉजिस्ट आ रहे हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल का है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं गिर चुका है बहुत बुरी तरह जियोलॉजिस्ट का, जिसकी जो आपका नहीं गिरना चाहिए। वो आप यंग जनरेशन है, आपको सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आनी चाहिए। ये गिरा हुआ बुड्ढों का, या मतलब जो वो जनरेशन का जिसने बस अंग्रेजों के पीछे भाग भाग के और ये किताबें पढ़ पढ़ के और ये उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। रेफरेंस उनकी जाएगी, जो उसने मैप बना दिया उससे आगे वो एक लाइन नहीं खींच सकते हैं। जैसे आज हमने इंडिया और पाकिस्तान ने किसी अंग्रेज ने लाइन खींच दी, हम उससे पास सोच ही नहीं पाते हैं। अब बांग्लादेश की खींच दी है, चाइना, मतलब उससे सोच नहीं पाते हैं। तो वो एक जनरेशन का हर चीज में हमारा इफेक्ट हो रहा है, लेकिन वो हमारे को उस बैरियर्स को निकाल के जियोलॉजिस्ट को बियॉन्ड बैरियर सोचना है। चलो यार आज बहुत हो गया, या और कुछ क्वेश्चंस हैं? मैम ओके सर, कोई फिर है? कल मिलते हैं। हाँ, कल मिलते हैं फिर। कल मिलते हैं। ओके ओके, बाय बाय मैम, थैंक यू। थैंक यू रितेश सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मैम इनके साथ कभी हमारी फील्ड हो सकती है मैम, ये तो हमें बहुत कुछ बता देंगे थोड़े से टाइम में। यस, पहले लॉकडाउन खत्म हो जाए यार।